हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल मार्क्स क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम अपना पार्ट 2 करेंगे थियोरी का, जिसके अंदर हमारे रिमेनिंग चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 9 सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो टेक अ पॉज, आप यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपकी अपकमिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल आपके एग्जामिनेशन के लिए। और भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके कॉर्पोरेट लॉ हो गया, आपके HRM होगा, उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट एंड अदर मटेरियल आने वाला है। इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपसे अपडेट मिस आउट ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज़। मैं उन चैप्टर्स पे, उन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करूँगी जिसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, जो इजी है, जो आपने लॉ में पहले से ही पढ़ रखा है, जिसकी आपको पहले से ही नॉलेज है, तो वो टॉपिक्स हम फटाफट करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी पूछे तो हमारा सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनी लॉ हमें याद आ जाएगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। हमारी बैलेंस शीट, हमारा P&L हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 5 चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इंटरिम डिविडेंड का और फाइनल डिविडेंड का। मैंने क्या बताया था, जब साल के बीच में डिविडेंड इंट्रोड्यूस होता है तो वो था आपका इंटरिम डिविडेंड, पर जब साल खत्म हो जाता है और उसके बाद जब हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है और वहाँ पर जो डिविडेंड अप्रूव किया जाता है उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में जो डिविडेंड है उसको, और साल खत्म होने के बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग आएगी वहाँ पे जो डिविडेंड प्रपोज करा गया था, जिसको शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, उस डिविडेंड को हम क्या कहेंगे, फाइनल डिविडेंड कहेंगे। यही मेन चीज़ थी, हमने पूरी की पूरी चीज़ अपने लॉ में ही पढ़ रखी है, पूरा पूरा हमारा चैप्टर या डेडिकेटेड, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लॉ से ही आप अपना कंटेंट ले सकते हो। डिस्टिंक्शन पढ़ लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड के अंदर हमारे एस्टीमेट ज़्यादा यूज़ होते हैं, फाइनल डिविडेंड के अंदर बेसिकली डिक्लेरेशन होती है। मेजर चीज़ ये याद रखनी है कि इंटरिम डिविडेंड जो होता है साल के बीच में दिया जाता है, जिसको प्रपोज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको अप्रूव करते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि इंटरिम डिविडेंड देंगे और वही इसको अप्रूव करेंगे। फाइनल डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और फाइनल डिविडेंड को अप्रूव करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। और दूसरी चीज़, फाइनल डिविडेंड जब अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि 10% का डिविडेंड देंगे, तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड को हमेशा कम कर सकते हैं या उतने पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डर कह सकते हैं कि हम 10 ले लेंगे या फिर 8% ले लेंगे, पर शेयर होल्डर कभी भी डिविडेंड के रेट को बढ़ा नहीं सकते हैं। डिविडेंड के रेट को शेयर होल्डर कभी भी बढ़ा नहीं सकते। ऐसे नहीं कहते कि हमें 12% का डिविडेंड चाहिए, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इंटरिम और फाइनल के बीच में डिफरेंस बताना है और रिजर्व एंड रिजर्व फंड के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड कौन सा डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो कि साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिया गया हो। ठीक है, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड जो होता है एज़ कम्पेयर टू फाइनल डिविडेंड बहुत छोटा होता है, बिकॉज वो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड जो होता है वो करंट ईयर के प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आया है वहाँ से दिया जा सकता है। ठीक है, यूजली लार्जर इन साइज होता है। AGM के अंदर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको प्रपोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड जो होता है बेसिकली ये हमारा क्या है, अगर जब हम फाइनल डिविडेंड की बात करेंगे तो फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, बेसिकली फाइनल डिविडेंड जब शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो वो कंपनी के लिए एक डेब्ट बन जाएगी, कंपनी की एक लायबिलिटी बन जाएगी और कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। फाइनल डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे तो कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी जो कि कंपनी को देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी मना नहीं कर सकती कि मैं फाइनल डिविडेंड आपको नहीं दे सकती। और अगर इंटरिम डिविडेंड का केस है, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस चीज़ को वो डिनाई कर सकते हैं, पर फाइनल डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होगा। फिर हमारा डिफरेंस आता है रिजर्व एंड रिजर्व फंड का। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व फंड क्या होता है। रिजर्व तो सब बच्चों को पता है, एक तरीके से क्या है रिजर्व, एक तरीके से क्या है, हमने कुछ पैसा अलग से रख रखा है। रिजर्व एक तरीके से क्या है, कुछ फंड्स जो है हमने सेट असाइड कर रखे हैं। बहुत तरीके के रिजर्व बनाए थे हमने, एक डिबेंचर वाले चैप्टर से रिलेट करता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया, क्या है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं रिजर्व को बनाने के लिए। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट में से एक हिस्सा हमने सेट असाइड कर दिया, एक हिस्सा हमने अलग से निकाल के रख दिया और उसको हमने कहा कि वो रिजर्व का पैसा है, वो उसी पर्पस में यूटिलाइज होगा। ठीक है, रिजर्व किस लिए करते हैं, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए, डिविडेंड्स वगैरह को पे करने के लिए, ताकि कंपनी कभी भी फ्यूचर में उसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आए तो ईजिली उसको पे कर पाए। रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड होता है कंपनी का पैसा आपने बाहर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया,
ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट, ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर कहीं पे आपने मार्क्ड इन्वेस्टमेंट में, रिनाउंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जो कि आउटसाइड द बिजनेस है। फिर इसका मतलब क्या है, रिजर्व जो होते हैं वो आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे जाते हैं जिसे हम रिजर्व फंड कहते हैं। डिफरेंस की बात करें, रिजर्व जो होते हैं कंपनी के इनर फॉर्म में रिजर्व सेट असाइड करे जाते हैं, रिजर्व फंड आउटसाइड द कंपनी हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रिजर्व फंड जो होता है रिजर्व फंड जो होता है हमारा एक मेजरली स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। रिजर्व जो होते हैं हमारे जर्नल पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। तो मेजरली एक डिफरेंस समझो, रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है। जब कंपनी अपनी कंपनी का पैसा अपनी कंपनी के अंदर ही प्रॉफिट को सेट असाइड कर देती है तो वो रिजर्व है। जब कंपनी अपनी कंपनी का पैसा कहीं बाहर जाके इन्वेस्ट कर देती है तो वो रिजर्व फंड का पार्ट बन जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग साइकिल क्या है और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल, कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कितने दिनों के अंदर, कितने महीनों के अंदर कंपनी अपना कैश फिर से निकाल लेती है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट है वो दो बाइफर्केशन में चलता है, एक उन फर्म्स के लिए जो कि ट्रेडिंग कंपनीज है और एक उन फर्म्स के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, एक ट्रेडिंग वाली और एक मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो ट्रेडिंग में क्या है, आपको गुड्स तो बनाने ही नहीं है, जो आया हुआ सामान उसको बेच देना है। तो आपके पास कैश था, आपने कैश से क्या खरीदे, अपने फिनिश गुड्स, बने बनाए गुड्स खरीदे और उन गुड्स को आपने किसको दे दिया, डेटर्स को दे दिया। सामान आपने बेच दिया, बेचने पे क्या खड़े हो गए, आपके डेटर्स खड़े हो गए। तो डेटर्स आपको जितनी पेमेंट करेंगे, जितने दिनों में पेमेंट करेंगे, जिस कैश से आपने गुड्स खरीदे उनको बेचा और जितने दिनों में पेमेंट आएगी, ये मेरी ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मेरे पास पैसा था, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उस पर प्रोसेसिंग कराई, WIP बना, फिर वो फिनिश गुड बना, फिर वो बिका रिसीवेबल्स को, डेटर्स को बिका और डेटर से मेरे पास पैसा आया। तो इस साइकिल को घूमने में कितना टाइम लगा, वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की। और ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेडिंग में क्या है, कैश था, फिनिश गुड्स खरीदे, डेटर्स को बेचे, डेटर से पैसा आया, ये मेरी ट्रेडिंग फर्म की ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, देखो एक बताती हूँ, हमने 1.5 महीना लगा दिया। मेरा बेसिकली कैश से मैंने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा रहा 1.5 महीने के लिए। फिर मैंने उसको इस्तेमाल किया, प्रोसेस किया, WIP बना, WIP 1.5 महीने के लिए, आधे महीने के लिए पड़ा रहा। फिर मैंने फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स मेरे गोडाउन के अंदर 2 महीने तक पड़े रहे और उसके बाद वो बिक गए। डेटर्स को बिक गए और डेटर्स को मैंने क्रेडिट पीरियड दिया 2 मंथ्स का कि 2 महीने के बाद आप मेरे को पेमेंट कर देना। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स की बन जाएगी, 1.5 मंथ्स, हाफ मंथ, 2 मंथ इक्वल्स टू 6 मंथ्स। मतलब जितने भी आपने बीच में आया कैश से लेकर कैश तक मिलने को, जितना भी टाइम बीच में आया वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, आपको पता ही है प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर 2 राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंशियल 2 राइट्स मिलते हैं। एक तो रीपेमेंट के टाइम पे कैपिटल इन शेयर होल्डर्स को पहले मिलती है और एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड के तौर पे भी डिविडेंड भी इनको पहले मिलेगा, रीपेमेंट के टाइम पे कैपिटल इनको पहले मिलेगी। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड उनको मिलता है, फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड उनको मिलता है। अगर कंपनी को कभी भी सरप्लस प्रॉफिट होते हैं, अगर कंपनी को कभी भी सरप्लस प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद वो प्रॉफिट के सरप्लस में से भी एंजॉय करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 1 लाख उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिए, उसका जो पैसा बचा उन्होंने इक्विटी शेयर्स को दे दिए, 2 लाख रुपए उन्होंने इक्विटी शेयर्स को दिए, उसके बाद ही पैसा बच गया बिकॉज कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो 3 लाख रुपए बच गए, 3 लाख तो चले गए, 2 लाख रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग बच गए। तो 2 लाख जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी इसमें भी वो अपना प्रेफरेंशियल राइट रखता है, विच इज़ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सो इफ देयर एनी सरप्लस लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट एंटाइटल्ड अ पोर्शन ऑफ सरप्लस ऑफ द एसेट्स ऑफ कंपनी। तो उस पैसे में से पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उनका कुछ पार्ट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहते हैं, एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ बता रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है वो 4 महीने के लिए हमारे पास रहता है, WIP जो है वो 2 महीने के लिए होती है, फिनिश गुड्स 3 महीने के लिए होता है और डेटर से हम पैसा लेते हैं 5 महीने के बाद। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करके बताओ, सब चीज़ों को ऐड कर दो, 4 + 2 + 3 + 5 कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 + 5 14 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल मेरी कितनी बन गई, 14 मंथ्स की, विच मीन्स 14 महीने के अंदर मेरा पैसा घूम के फिर से वापस मेरे पास कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाता है 14 मंथ्स के बाद।
ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने बता दिया 14 मंथ्स, ये कैलकुलेट होगी यहाँ पे। उसके बाद हमें रीजंस बताने हैं कि इस चीज़ को हम कैसे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। देखो हमारे पास कुछ केसेस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा करंट एसेट में जाएगा, कौन सा नॉन करंट में जाएगा, कौन सा करंट लाइबिलिटी में जाएगा, कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। सबसे पहले डब्ल्यू अ कस्टमर जिसकी एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन डेट है 30 अप्रैल 2023। डब्ल्यू एक हमारा कस्टमर है जो रियलाइज़ कब करेगा, 30 अप्रैल 2023। मेरा साल कब स्टार्ट हुआ, मेरा साल स्टार्ट हुआ 31 मार्च 2022 को। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक, तो कितने मंथ्स हो गए, बेसिकली ये मेरे हो गए 13 मंथ्स। 12 मंथ्स का तो एक ईयर खत्म हो गया और अप्रैल का अगेंस्ट एक पूरा महीना आ गया, टोटल 13 मंथ्स हो गए। ऑपरेटिंग साइकिल कितने की है, 14 मंथ्स की है, और काम कितने में हुआ, 13 मंथ्स में मेरे पास पैसा रियलाइज़ होकर आ गया, तो वो क्या है, मेरा करंट एसेट है। ठीक है, ये क्या हमारा कस्टमर क्या बनेगा, हमारा डेटर बनेगा तो हमारा एसेट्स में आएगा। तो हमें बताना है कि हमारा वो करंट एसेट बनेगा या फिर नॉन करंट एसेट बनेगा। हमारा जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 14 मंथ्स की, पर पैसा रियलाइज़ हो रहा है मेरे को 13 मंथ्स पर, तो मेरा करंट एसेट बनेगा। देखो करंट और नॉन करंट को क्लासीफाई करने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। सबसे पहले कोई भी एसेट करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटी कब होगा। देखो ये ज़रूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन आएगा, फिगर्स चेंज हो जाएगी, पर आप कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी मेरी करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी होगी अगर वो 12 मंथ्स में रियलाइज़ हो रही है और 12th मंथ में रियलाइज़ हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में रियलाइज़ हो रही है, विच एवर इज़ लेटर। बेसिकली अगर मुझे पैसा मिल रहा है 11 मंथ्स में, अगर मुझे 11 में पैसा मिला और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ्स की, तो वो मेरा करंट एसेट का पार्ट बनेगा बिकॉज वो 12 मंथ से कम है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर मेरा है वो 13 मंथ से मुझे पैसा मिल रहा है तो वो मेरा नॉन करंट एसेट का पार्ट बनेगा बिकॉज वो 12 से भी ज़्यादा है और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है। समझ में आ गया, ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है। पर वहीं इस केस के अंदर अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ्स की और मुझे पैसा रियलाइज़ हो रहा है 13 मंथ्स के अंदर, तो उस केस के अंदर जो पैसा है वो मेरा जो एसेट है वो मेरी करंट एसेट बन जाएगी बिकॉज हाउएवर 12 मंथ से, दैट इज़ मेरा 1 ईयर से तो ज़्यादा है, बट मेरी ऑपरेटिंग साइकिल से पैसा मुझे पहले मिल रहा है, तो वो मेरा करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, एक्स अ कस्टमर जिसकी एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन डेट कितनी है, 30 जून। 30 जून में कितने महीने हो जाएंगे, 1 ईयर तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, विच मीन्स 12 प्लस 3 विच कम्स इक्वल टू 15 मंथ्स हो जाएंगे। 15 मंथ्स यहाँ पे हो जाएंगे। 15 मंथ्स में मुझे पैसा रियलाइज़ हो रहा है, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल का 14 मंथ्स, विच एवर इज़ लेटर कितना, 14 मंथ्स तक हम करंट एसेट मानेंगे। 14 मंथ्स के बाद जो भी होगा हम उसको नॉन करंट एसेट मानेंगे। ये कितना है, 15 मंथ्स, तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन करंट एसेट। ठीक है, ऐसी लाइबिलिटी का आप मुझे बताओ, वाई एक सप्लायर है जिसने मुझे पेमेंट कर दी 30 अप्रैल को, मतलब 13 महीने में पेमेंट कर दी। 13 महीने में पेमेंट कर दी तो क्या बन गया, मेरा करंट लाइबिलिटी बन गई। जेड एक सप्लायर है, क्रेडिटर है, जिसको मुझे पेमेंट करनी है, जिसको मैंने पेमेंट करी है 30 जून को, तो बेसिकली क्या बन जाएगी, मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे पीरियड क्या हो गया, मेरा 15 मंथ्स। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो इतनी कन्फ्यूजन नहीं करनी, नहीं समझ में आया तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर, कुछ भी लगा लो इजी के लिए, 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड OCP विच एवर इज़ लेटर। अगर ये जो आपका अमाउंट है, जो आपकी डेट ऑफ रियलाइजेशन या फिर डेट ऑफ पेमेंट है, इस पीरियड के अंडर आ रही है तो करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगी। इस पीरियड के बियॉन्ड जा रही है तो वो नॉन करंट एसेट या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये रीज़न उन्होंने मेंशन कर रखे, इनको आप कर देना रीड कर लेना है रीजंस को। ठीक है, करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन बता रखी कि अगर 12 महीने में सेटल हो जाता है तो करंट, नहीं होता तो नॉन करंट में वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें कर लेना है, सिर्फ रीड करके छोड़ देना। फिर हमारा टॉपिक आता है AS18 किसके बारे में आता है, RT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसको जब भी वो अपनी बैलेंस शीट बना रही है, जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, उसको एक डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। और डिस्क्लोजर में क्या देगी वो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का डिस्क्लोजर। कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस के अंदर फॉर अ पीरियड जो कि रिलेटेड पार्टी से करी गई है। अब रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल या फिर एक ऐसी एंटिटी जिसका
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर कंट्रोल है मैनेजमेंट पे, जिसका सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है या फिर मैनेजमेंट पे कंट्रोल है। मतलब मेरी एक एंटरप्राइज है, मेरी एक एंटिटी है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर कंट्रोल है, या फिर मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को होल्ड करती हूँ, कुछ भी है, या फिर इस एंटिटी के अंदर मैं की मैनेजरियल पर्सन हूँ, मेरा डिसीजन यहाँ पे चलते हैं, या फिर मैं KMP का रिलेटिव हूँ, कुछ भी हो तो मैं उसकी रिलेटिव पार्टी कंसीडर करी जाऊँगी। रीड कर देती हूँ आपके लिए। AS 18 रेफर्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो कि ICAI ने रिलीज़ किया है, जिसमें वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताते हैं कि आपकी जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है आपको उसको डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब रिलेटेड पार्टी क्या है? रिलेटेड पार्टी आपकी एक एंटिटी है, आपका एक इंडिविजुअल है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? 20% से ज़्यादा उसने आपकी कंपनी के अंदर अंडरटेकिंग होल्ड कर रखी है, या फिर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है AS 18 का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपको डिस्क्लोजर मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द पीरियड हुई है जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है और आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं हुई। AS 18 के डिस्क्लोजर में आप दो चीज़ें देते हो। दो चीज़ें कौन कौन सी देनी है? रिलेटेड पार्टी के साथ आपका रिलेशन क्या था और ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हुई है। अब रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी पार्टी जो कि कंट्रोल कर रही है किसी और पार्टी को, कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 50% ज़्यादा वोटिंग पावर उसके पास में है। मतलब ABC एंटरप्राइज है, इसकी एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास उसके 60% शेयर्स है। होल्डिंग कंपनी के XYZ कंपनी के पास ABC के 60% शेयर है, तो XYZ कंपनी जो है वो ABC की क्या होगी? रिलेटेड पार्टी होगी, बिकॉज वो उसको कंट्रोल कर रही है विद मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर। या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ऑपरेटिंग डिसीजंस के अंदर, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं, एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर है। ये दोनों कंपनी जो है एक दूसरे की एसोसिएट है। एसोसिएट कब होती है? जब उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, दैट इज़ 20% से ज़्यादा की वोटिंग पावर वो होल्ड कर रहे हैं। KMP है या फिर उनके रिलेटिव है, या फिर एंटरप्राइज जो कि KMP है, हु इज़ द KMP एंड एज डायरेक्ट और इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर। बेसिकली सिंपल सी बात याद रखना, रिलेटेड पार्टी होती कौन कौन सी है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे उसमें 3-4 एग्जांपल याद करके लिख देना। अब ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ये हमारी रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हमें वो सारी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है और आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं हुई है। ठीक है, डिस्क्लोजर में क्या क्या दोगे? कौन कौन सी आपकी रिलेटेड पार्टी है, ये पर्सन है, की मैनेजरियल पर्सन है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है, कौन कौन सी पार्टी की रिलेटेड पार्टी है। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन, उनके साथ आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करी हुई है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करी और कितने अमाउंट की आपने ट्रांजैक्शन करी है। डिस्क्लोजर ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, कितना पैसा उनका देना बाकी है या फिर उनसे लेना बाकी है, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस उनके चल रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स, अगर कोई भी प्रोविजन बनाए हैं तो उनका डिस्क्लोजर देना है। और डिस्क्लोजर ऑफ की मैनेजरियल पर्सन कंपनसेशन, की मैनेजरियल पर्सन की, डायरेक्टर्स की, एग्जीक्यूटिव्स की कंपनसेशन जो भी है उसका भी डिस्क्लोजर करोगे कि ऐसे आपको KMP वगैरह को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने एग्जीक्यूटिव को, मतलब जो ऐसे लोग जो कि हायर अथॉरिटी पे है उनको कितना पैसा देना है, उनको कितना पैसा देना है उसका डिस्क्लोजर करोगे। बिकॉज अगर आपको उनको ज़्यादा पैसा देना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सुंदर पिचाई को, गूगल के CEO को 5 करोड़ रुपये देने हैं, 5 करोड़ रुपए देने हैं, मान लो 50 करोड़ रुपए देने हैं, बड़ा आदमी है ना, 50 करोड़ रुपए उस ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, तो वो उसका KMP है, CEO है, तो इसका भी डिस्क्लोजर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा। बिकॉज हमें चेक करते कि देखो अगर वो इतना बड़ा अमाउंट हमें उस पर्सन को देना है तो हो सकता है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन कर रखी है उसके साथ जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब कंपैरिजन देखते हैं AS 18 और इंड AS 24 के हिसाब से। AS 18 जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो इंडिया ने जब अडॉप्ट करा तो उसको इंड AS 24 बना दिया, जो कि रिलेटेड पार्टी की ही बात करता है। डेफिनेशन क्या है इसके अंदर? इट टर्म्स रिलेटिव एज एन इंडिविजुअल इज यूज्ड, रिलेटिव को एज अ इंडिविजुअल यूज़ कर रखे हैं। इट यूटिलाइजेज द फेस अ क्लोज फैमिली मेम्बर ऑफ दैट पर्सन। बेसिकली इंड AS के अंदर रिलेटेड पार्टी कौन होगी? अगर एक पर्सन है तो उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। और इसमें रिलेटिव का मतलब क्या है? इंडिविजुअल से करा है। रिलेटिव का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन दैट इज़ KMP एक ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो रिलेटेड पार्टी के लाया जाएगा। पर वो कह रहे हैं कि KMP के साथ साथ उसके क्लोज रिलेटिव, उसके पापा मम्मी भाई बहन भी ले लेंगे रिलेटेड पार्टी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट ऑन बिजनेस आर डिफाइंड एज, स्टेट ऑन बिजनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये है एक बिज़नेस जो कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है
और इस केस के अंदर इन डेस 24 के अंदर हम गवर्नमेंट की इन डेप्थ नॉलेज बताते हैं, इन डेप्थ उनका डिस्क्लोजर देते हैं कि कौन सी जॉइंटली कंट्रोल्ड है, कौन सी कंट्रोल्ड है, किसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट का, किस एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, किस में जॉइंटली कंट्रोल है, किस में कंट्रोल करी गई है। KMP कह रहे हैं इसके अंदर AS 18 के अंदर हम KMP को एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं। इन डेस 24 के अंदर हम KMP के साथ साथ पेरेंट सीनियर मैनेजर पर्सन को भी ले रहे हैं। पेरेंट बड़ा सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल को भी हम कवर कर रहे हैं एज अ रिलेटेड पार्टी। उसके बाद कह रहे हैं एज रिलेटेड पार्टी एंटिटीज़ आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आर कवर। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपके कवर नहीं है। एक पर्सन था जिसने कंपनी छोड़ दी, तो उसके बाद जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर कंपनी उसको दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो वो उसके रिलेटेड पार्टी में कंसीडर नहीं करे जाएंगे। पर इन डेस 24 के अंदर पर्टिकुलरली जो चीज़ें हैं वो कवर करी जाएंगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, वो सारे के सारे वो देखेगी रिलेटेड पार्टी की कंडीशन के हिसाब से फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, और वो चीज़ों का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन डेस 24। AS 18 के अकॉर्डिंग नहीं देना, ठीक है। उसके बाद करंटली AS 18 एग्जाम्प्ट सच मटेरियल फॉर डिसेमिनेशन। बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एफिलिएटेड एंटिटीज़ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई एंटिटीज़ हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इन डेस 24 के अंदर देनी है, AS 18 के अंदर नहीं देनी है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, AS 18 के अंदर आपको वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बतानी है, इधर क्वांटिटी बतानी है या फिर उसका एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन बताना है। किसने ट्रांजैक्शन करी है, क्वांटिटी बतानी है। इन डेस 24 के अंदर आपको सिर्फ अमाउंट बतानी है, ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या थी, इसके अंदर आप बताने कितनी ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है, पढ़ रखा है हमें, इसमें ज़्यादा कुछ आता भी नहीं। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कितना कैश कंपनी के अंदर आया, कितना कैश कंपनी के अंदर गया। इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक गिवन पीरियड के हिसाब से, ठीक है। इसके थ्रू हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं, अपनी PNL बना सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, और यहाँ से हम अपना कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं। 3 मेजर बाइफिकेशन में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो का, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एंटरप्राइज को बताना है कि उसकी कैश की लिक्विडिटी कितनी है, क्या उसकी वो सॉल्वेंट है नहीं है, उसकी क्या पोजीशन है कि वो अपकमिंग अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ है उनको क्लियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, क्या उसके प्रॉफिट इनफ है या नहीं है, बिजनेस की ग्रोथ जो है वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है CFS का। एसरटेन करना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना एंटरप्राइज जनरेट कर रही है, देखना कि कितना एंटरप्राइज यूज़ कर रही है, कितना कमा रही है, कितना यूज़ कर रही है, और नेट चेंज बताना कि कितना चेंज हुआ है इसके अंदर। एडवांटेजेस क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी पता चलती है, कंपनी कितनी लिक्विड है, फ्लेक्सिबल है, फ्यूचर में कैश फ्लो कितना जनरेट कर सकती है, कंपनी फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन है कितनी आसानी से मीट कर सकती है, कंपनी अपना नेट प्रॉफिट आसानी से डिराइव कर सकती है, कंपनी डिफरेंस देखती है नेट प्रॉफिट का और नेट कैश फ्लो का, कितना प्रॉफिट आया और प्रॉफिट में से कैश में कितना मेरे पास पैसा आया, ठीक है। कंपनी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक्सेस कर पाती है। कंपनी जो होती है अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को 3 बाइफर्केशन में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। कंपनी को CFS बना के पता चल जाता है कि फ्यूचर में उसको पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लिमिटेशन क्या है, सिर्फ कैश के बारे में बताती है, तो नॉन कैश सारी भी ट्रांजैक्शन जो होती है हमारी इग्नोर हो जाती है। कैश फ्लो जो है वो सब्सिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, आपको इनकम स्टेटमेंट दैट इज़ PNL अकाउंट तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का सब्सिट्यूट नहीं है कि आप इनकम स्टेटमेंट ना बनाओ। इनकम स्टेटमेंट के अंदर बिकॉज हम अपनी कैश एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों दिखाते हैं, इसलिए CFS बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना, आपको इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना है, बिकॉज इसके अंदर हम कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन दिखाकर चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है, जिसका मतलब क्या है, वो रीअरेंज करती है सारी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, इनकम स्टेटमेंट से मिली, बैलेंस शीट से मिली, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और अपना कैश फ्लो बना के देती है। अगर इनमें इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट में दिक्कत है, गलती है, कोई मिस्टेक है, तो कैश फ्लो भी हमारा सही से नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, डिस्कस ब्रीफली द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ CFS एज पर AS3। बेसिकली हमें बताना है कि क्लासिफिकेशन क्या है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसमें कुछ नहीं करना, तीनों को एक्सप्लेन कर देना है, जो कि मैंने आपको नोट्स में कराया था, नोट्स से आप एक्सप्लेन कर लेना है इसको, जो कि मैंने क्लास नोट बता रखा है आपको। और सिंपल सा बच्चे को पता है CFS का आपने क्वेश्चन करा था, कैश फ्लो का जो फॉर्मेट आपने याद करा था ना, उस फॉर्मेट में जो भी पॉइंट्स आ रखे थे वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। मतलब बेसिकली इन्वेस्टिंग के अंदर हम सेल परचेज देखते हैं, सेल परचेज किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का, फिक्स एसेट्स का, हमारे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रही है, जो भी हमने बेची है थर्ड पार्टी को, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई भी इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज़ करा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो सारी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी।
फाइनेंसिंग में क्या है, बेसिकली आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पे करी है, रिडीम करी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। आपकी कोई बोरिंग्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है, आपने कोई डिबेंचर्स रिडीम करे हैं, बॉन्ड्स रिडीम करे हैं, पे करे हैं, कोई आपने डिविडेंड पे किया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं मीनिंग क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बेसिकली कैश कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कैश का मतलब क्या है, ऐसा कैश जो कि आपके हार्ड लिक्विड फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है, या फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ऐसा पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, जब आप आओगे तब आप बैंक से विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म वेरी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कैश के फॉर्म में नहीं है बट छोटे शॉर्ट टर्म के लिए हमने वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि हाईली लिक्विड है, मैं जब चाहूँ तब उसको बेच सकती हूँ। ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कैश में कभी भी वो ईजिली कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिनकी नियर बाय मेच्योरिटी हो, जिनकी मेच्योरिटी जो है वो नियर हो, पास में ही हो, ठीक है। बेसिकली कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, ट्रेजरी बिल्स हो गए हमारे, कमर्शियल पेपर हो गए हमारे, मनी मार्केट के फंड्स वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या है हमारे कैश इक्विवेलेंट्स है कि ईजिली हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स के लिए होते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्ट नहीं करते सिर्फ कैश कमिटमेंट्स के लिए कि जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको ले लेंगे, इस चीज़ के लिए वो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट इज ओनली इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द कंपनी टू रीपे द अमाउंट में ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होना था 1 अगस्त 2000 प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होना था, मैंने 1 जुलाई 2000 में प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, तो ये जो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे जिनका रिडम्पशन बहुत नियर बाय है उनको भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी है, बच्चे बहुत बता सकते हैं कहाँ से इनफ्लो कहाँ से आउटफ्लो, खरीदोगे इनफ्लो मतलब खरीदोगे तो आउटफ्लो और सेल करोगे तो आपका इनफ्लो। उसके बाद बता रहे हैं प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है, फाइनल डिविडेंड जो हम कहते थे ना वो प्रपोज डिविडेंड है। मान लो ये मेरा एक पीरियड है 2000 से लेकर 2001 का पीरियड था, इस पीरियड के बीच में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा कि जब हमारी एजीएम आएगी, एजीएम के अंदर हम 10% का डिविडेंड देंगे हमारे सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या, वो हमारा प्रपोज डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा है। इट इज़ द अमाउंट प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर इट इज़ ड्यू फॉर द पेमेंट। पेमेंट के लिए ड्यू होने से पहले, कंपनी के लिए डेट बनने से पहले क्या होगा, शेयर होल्डर्स को अप्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको प्रपोज करते हैं, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं एजीएम के अंदर। उसके बाद ये बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक कि वो डिक्लेयर ना हो जाए, अप्रूव ना हो जाए शेयर होल्डर्स के द्वारा, बिकॉज तब तक कि वो लायबिलिटी नहीं है, वो डेप नहीं है। जब वो डेप बन जाएगा तब वो बुक्स में दिखाने लग जाएंगे, अदरवाइज वो प्रपोज डिविडेंड जो हमारा नोट्स जो अकाउंट्स में शो होगा टिल द टाइम इट इज़ अप्रूव बाय द एट द एजीएम में जब तक अप्रूव नहीं होता था वो लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद जब तक कि वो लायबिलिटी नहीं है तो हम उसको AS4 के हिसाब से, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट के हिसाब से हम उसको अपनी रिवाइज अकाउंटिंग में दिखाएंगे। देखो ये हमारा एक पीरियड है, इस पीरियड में हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि आपको जब खत्म हो जाएगी एजीएम तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, हम अपना प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अभी जो डिविडेंड है वो प्रपोज्ड है, पर जब वो शेयर होल्डर्स के साथ एजीएम के अंदर अप्रूव हो जाएगा तो वो डिविडेंड आपका डिक्लेयर डिविडेंड हो जाएगा, आपका फाइनल डिविडेंड हो जाएगा। अभी वो प्रपोज है, तो प्रपोज की आपका ट्रीटमेंट क्या, आप सिर्फ नोट्स जो अकाउंट्स में दिखाओगे, बिकॉज अभी वो कंपनी के लिए डेप नहीं है, कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन लायबिलिटी नहीं है, तो कंपनी उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करेगी, सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट में शो करेगी, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, डिविडेंड प्रपोज फॉर प्रीवियस ईयर। अब देखो इस साल का डिविडेंड है 2000 से लेकर 2001 का डिविडेंड था, ये क्या मेरा प्रपोज डिविडेंड अगले साल पे होगा, 2001 से लेकर 2002 के पीरियड में पे होगा, तो वहाँ दिखाएंगे। पर ऐसा जो डिविडेंड था जो 1999 में प्रपोज करा गया था तो वो तो मुझे इस साल पे करना है, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जो डिविडेंड प्रपोज करा गया था पिछले साल वो आउटफ्लो होगा आपका कैश का इस साल में, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड जो होगा ऐड बैक कर दिया जाएगा आपके करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर। जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा तो हमने यही करा होगा, जो प्रपोज डिविडेंड था हमारा करंट ईयर का वो हम नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया करते थे, और जो हमारा डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का प्रपोज उसको हम पे कर दिया करते थे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, यही चीज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद नो इफेक्ट इज गिवन टू प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर एज इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर एंड इज़ अ कंटिजेंट लायबिलिटी। अगर आपका जो प्रपोज डिविडेंड है
आपने कंसीडर नहीं करा तो आपको ऐड बैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप ऐड बैक तभी करोगे जब क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि आपका प्रपोज डिविडेंड जो हमने कंसीडर कर लिया है इस साल का भी, तो आपका नेट प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम हो गया होगा, तो आपको अपना अमाउंट उतने से बढ़ाना होगा। देखो नेट प्रॉफिट जो है उन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर कि आप इसमें से आपका 5,000 का प्रपोज डिविडेंड जो है इस साल का माइनस कर दिया, तो आप ऐड बैक करोगे अपने करेक्ट नेट प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ताकि आप माइनस क्या करोगे पिछले साल का डिविडेंड, ऐड क्या करोगे इस साल का डिविडेंड, पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी अगर जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई इफेक्ट आपने दिखाया ही नहीं अपने नेट प्रॉफिट में। इंटरम डिविडेंड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इंटरम डिविडेंड जो होगा ड्यू हो जाएगा, ऑल्सो पे करना पड़ेगा हमें। इंटरम डिविडेंड जो होगा वो बेसिकली उसका अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एजीएम के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया तो ओके है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सबसे पहले आप इसको ऐड बैक करोगे अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर, और हम इसे माइनस करेंगे कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, गलती से नेट प्रॉफिट में से माइनस हो गया, गलती से हमारा नेट प्रॉफिट में से माइनस हो गया, तो ऑपरेटिंग में ऐड बैक, फाइनेंसिंग में माइनस। ये मैंने आपको CFS का जब चैप्टर कराया था तो बहुत अच्छे से एक टेबल बना के समझाया था इसको, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। फिर हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 रेशियो एनालिसिस। देखो फटाफट करना है, हमें टाइम नहीं लगा सकते, जहाँ पे टाइम लगाना है, जहाँ पे समझाना है वहाँ पे मैं पूरा आपको टाइम लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेशियो क्या होता है, एक मैथमेटिक रिलेशन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम टू क्वांटिटीज़ को बाइफरगेट करके दिखाते हैं, टू क्वांटिटीज़ को जिसको कंपेयर करके दिखाते हैं तो हमारी रेशियो बनती है, ठीक है। जैसे कि केजी को मुझे ग्राम्स में लेकर आना है तो मेरी रेशियो क्या बनेगी, 1:1000, क्योंकि 1 kg में 100 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो वो रेशियो क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि टू रिलेटेड आइटम को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, जिसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियो क्या हुई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। रेशियो एनालिसिस क्या हुआ, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टू फिगर्स की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो हेड की, दो फिगर्स की रेशियो को जब हम मैथमेटिकली प्रोसेस के थ्रू डिटरमाइन और प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, देखना कि बिज़नेस कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना, फॉरकास्ट करना बिज़नेस के बारे में, कंपैरेटिव एनालिसिस करना, बिज़नेस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना। अब बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस या यूजेस क्या है रेशियो एनालिसिस के, हमें यूज़फुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज करने के लिए। रेशियो एनालिसिस हमें यूज़फुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी कंपनी की। अकाउंटिंग फिगर्स हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है। मैंने कहा करंट रेशियो जो है मेरी 2:1 है, तो फिगर्स मेरी बिल्कुल सिंप्लीफाई होगी कि मेरे करंट एसेट इतने हैं, मेरी करंट लाइबिलिटीज़ इतनी है, सिंप्लीफाई हो गई। यूजफुल एसेटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि बिजनेस कितने एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। स्टॉक टर्नओवर, करंट एसेट, ये बेसिकली कैलकुलेशन है ऐसी जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाती है। यूजफुल इन स्टडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। बताती है कि आप बिजनेस जो है अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है बिजनेस की, तो बेसिकली बिजनेस के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताती है। फॉरकास्ट करने में हेल्प करती है, बिजनेस को फ्यूचर प्लानिंग करने में, फॉरकास्टिंग करने में हेल्प करती है, गाइड करती है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जैसे कि हमारे ट्रेंड रेशोज हो गई। फैसिलिटेट करती है कंपैरिजन के लिए, इंट्रा या इंटरफॉर्म कंपैरिजन के लिए, और यूजफुल है इन लोकेटिंग वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस। तो देखो बेसिकली एक बात बताऊँ, जो आपने ये पॉइंट्स पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के, इसी के आपकी क्या है एडवांटेजेस है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव लर्न करने का तो आपको एडवांटेजेस फिर से लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स ही आपके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है और रेशो के टाइप्स क्या है। लिमिटेशन क्या है, रेशो हो सकता है आपको फेक रिजल्ट दे, फॉल्स रिजल्ट दे, बिकॉज रेशो आपने कहाँ से बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से आई, आपकी बैलेंस शीट और आपके पीएनएल से। अगर आपके बैलेंस शीट या पीएनएल में अमाउंट जो है वो गलत है, मिस्टेक्ड अमाउंट है, तो आपकी रेशो भी गलत निकल कर आएगी। तो रेशो जो आपकी फॉल्स पिक्चर दिखा सकती है अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल नहीं है। इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, रेशो जो है आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करती है। जो चीज़ आपकी क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर हो सकती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में, उसी का हम रेशो एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स है उसको रिगोर करके चलते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशोज़, कोई आपके स्टैंडर्ड रेशोज़ नहीं है, कोई कंपनी कुछ लगाती है, कोई कंपनी कुछ लगाती है, तो कोई भी स्टैंडर्ड रेशोज़ नहीं है। आप किसी भी तरीके से अपनी डेट टर्नओवर रेशो से, एफिशिएंसी रेशो से, लिक्विडिटी रेशो से, सॉल्वेंसी रेशो से, किसी भी रेशो से अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हो। लिमिटेशन ऑफ अ सिंगल रेशो, सिंगल रेशो जो होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, उससे हम कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते। बिकॉज सिंगल रेशो को कहती है करंट रेशो 2:1, सिंगल रेशो है, इसका मतलब करंट एसेट ट्वाइस है करंट लायबिलिटीज़ के।
तो वो बेसिकली उसमें काफ़ी ज़्यादा जजमेंट डिसीजन लेना मुश्किल होता है। और रेशो जो होती है हो सकता है कंपेरेबल ना हो, बिकॉज डिफरेंट फर्म डिफरेंट रेशो फॉलो कर रही हो। तो देखो हमने तो अपने चैप्टर में बहुत ही लिमिटेड रेशो पढ़ी, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना तो आप देखो कि इतनी 15-20 रेशो नहीं होती, रेशो तो हज़ारों तरीक़ों की होती है। लोग हर बंदा अपनी अलग रेशो बना के बैठा हुआ है, तो रेशो हो सकती है आपकी कंपेरेबल भी ना हो। टाइप्स ऑफ रेशो हमने पढ़ी ली थी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। इसको क्या कर लेना, रीड। जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी की सारी रेशो आपने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, चैप्टर 7 आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स। हम वैल्यूएशन देखेंगे हमारे इनटैंजिबल एसेट्स का और शेयर्स का। सबसे पहले इनटैंजिबल की बात करते हैं, गुडविल। और गुडविल को वैल्यू करने के डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है। सबसे पहले गुडविल क्या हमारा इनटैंजिबल एसेट्स है बट नॉट फिक्टिशियस है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती है पर इनटैंजिबल है, छू नहीं सकते। गुडविल क्या है, बेसिकली एक रेपुटेशन है, वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के टर्म में जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉफिट के टर्म में जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि फ्यूचर में कितना वो प्रॉफिट कमा सकती है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जितना नॉर्मल कमा रही है दैट इज़ ओके, बट अबव नॉर्मल प्रॉफिट जितना भी वो ऊपर प्रॉफिट कमा रही है वो उसका सुपर नेचुरल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, वो उसकी गुडविल है। वो उसकी गुडविल दिखाता है कि नॉर्मल से ऊपर जितना भी वो प्रॉफिट कमा रही है वो उसकी गुडविल के कारण है, जो कि उसकी वैल्यू है उसकी रेपुटेशन की, जो कि उसकी मार्केट के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, जो भी ऊपर का एक्सेस प्रॉफिट है उसको हम सुपर प्रॉफिट्स कहते हैं। ठीक है, दस गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म्स अर्न सुपर प्रॉफिट। जब फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करिए तभी हमारी गुडविल जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेचर ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल इंटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल अदर टैंजिबल एसेट्स की तरह प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में बिजनेस की हेल्प करती है, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में बिजनेस की हेल्प करती है। कौन, गुडविल। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन क्या कहते हैं गुडविल के, 4 मेथड पढ़े थे। एवरेज प्रॉफिट मतलब सबका एवरेज कर दो, कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइज कर दो, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता था हमारा, एवरेज जैसे कुछ निकाल के हमारा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया करते थे। ठीक है, एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर प्रॉफिट आता था हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये चारों मेथड हमने गुडविल की कैलकुलेशन में ऑलरेडी कर रखे हैं। एवरेज मेथड क्या होता है हमारा, ये सारे ये पता क्या, क्वेश्चन में कभी भी मेथड नहीं पूछेगा आपसे, मेथड पूछना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, ये बस इसको आपको पता होना चाहिए कि ये वाले मेरे सारे मेथड्स होते हैं। सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे फॉर्मूला अगर आपने मेरे लेक्चर्स ले रखे हैं ना तो नोट्स के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें करवा रखी है, ये सारे मेथड्स फॉर्मूलाज हमने कर रखे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने कर रखा है। कभी भी ना क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा अगर आपको करवाना ही है ना तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के देगा उस चीज़ का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच देयर इज़ अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है, जब आप बिज़नेस को बेच रहे हो या एक्वायर करो, सेल या परचेज ऑफ बिजनेस, तब हमने देखा था गुडविल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, हमारा चैप्टर ही अमलगमेशन का, याद है उसमें हम पीसी निकालते थे, तो पीसी के अंदर हम गुडविल की वैल्यू लेते थे। बट एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि गुडविल की वैल्यू तभी लेंगे जब उसकी फेयर वैल्यू गिवन है। अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो पीसी की कैलकुलेशन में गुडविल की वैल्यू मानेंगे वैल्यूलेस, दैट इज़ जीरो। नॉर्मल सी बात है, अगर गुडविल की आज की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं उस गुडविल की वैल्यू कंसीडर करूँगी पीसी की कैलकुलेशन में, अदरवाइज मैं उसकी वैल्यू मानूंगी जीरो। अमलगमेशन मैंने पढ़ लिया। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स की कैलकुलेशन में गुडविल काम आती है। अपने कंसोलिडेशन के काम में अगर जब हमारी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी से जब अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करती है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी अकाउंट्स बनाती है, तब भी गुडविल की कैलकुलेशन चाहिए होती है, दोनों की गुडविल हमारी ऐड हो जाती है। जब हम बिज़नेस को टेक ओवर कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ें जब बेचते हैं, अमलगमेट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए भी गुडविल की ज़रूरत होती है। उसके बाद 2 तरीके से हमारी गुडविल होती है। गुडविल के टाइप्स क्या है, 2 तरीके की हमारी गुडविल होती है। एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम कहते हैं नॉन परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जब भी हम बिज़नेस को खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्वायर करते हैं, अमलगमेट करते हैं, कंसोलिडेट, जब भी हम टेक ओवर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी आती है परचेज गुडविल, बिकॉज उस गुडविल के लिए हमने पैसा दिया। कैसा पैसा दिया, हमने ज़्यादा पैसा दिया, हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ जो करी, उसके अंदर डिफरेंस आया पॉजिटिव। पॉजिटिव डिफरेंस किस चीज़ का आया, हमने गुडविल के पैसे दिए। तो परचेज गुडविल क्या है, जब आपकी पीसी जो है, जो भी आपने एंटिटी एक्वायर करी, जो भी चीज़ आपने खरीदी है, उसमें जो पीसी आपकी ज़्यादा है आपके नेट एसेट से, मतलब बेसिकली आपको एसेट मिल रहा है 10 लाख के, पर आप दे रहे हो 12 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपये जब एक्स्ट्रा दे रहे हो वो गुडविल के पैसे दे रहे हो, इट इज़ पॉजिटिव गुडविल। परचेज कंसिडरेशन रिप्रेजेंट करती है कि वो अमाउंट जो कि आप पे कर रहे हो एक बिज़नेस को एक्वायर करने के लिए। मेन फीचर्स के हमारे परचेज गुडविल के, ये तभी अराइज होगी जब हमने कोई भी बिजनेस एंटिटी को एक्वायर करा है, उसके बाद परचेज़ करा है,
गुडविल की जो कॉस्ट होगी वो डिपेंड करती है कि फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी और प्रॉफिट क्या है, फ्यूचर में वो उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, और इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, इनटैंजिबल के हिसाब से, जो गुडविल हमारी परचेज गुडविल है, जिसको हमने खरीदा था अपने कोई भी एंटिटी को परचेज करके, वो डेप्रिशिएट होगी, दैट इज़ वो डेप्रिशिएट होगी, अमोर्टाइज होगी, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। उसको बेसिकली सिंपल सी बात है, हम उसको राइट ऑफ करेंगे उसकी यूज़फुल लाइफ के हिसाब से, गुडविल की जो यूज़फुल लाइफ है उसके हिसाब से हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। फिर आती हमारी नॉन परचेज गुडविल, इनहेरेंट गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसी गुडविल जो कि मैंने ओवर द ईयर काम करके एक्सपीरियंस गेन करके कमाई है, जिसको मैंने खरीदा नहीं है। नॉन परचेज गुडविल की ऐसी गुडविल, आज जो हमारा BTW है, हल्दीराम्स है, ये सब क्या है हमारी, इन सब की क्या है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इन्होंने ख़रीदा नहीं है बिजनेस, इनके पास वैसी ही गुडविल आ गई उस चीज़ की, ठीक है। नो परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन द बिजनेस रेजेस इट्स ओन गुडविल। कोई भी गुडविल परचेज अराइज नहीं होती जब बिजनेस की खुद की एक गुडविल होती है, जो कि कैसे जनरेट होती है ये गुडविल, फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन पर है, मैनेजमेंट अच्छा है, ब्रांड में लॉयल्टी, अच्छा काम देते हैं, पब्लिक में इमेज अच्छी बनी हुई है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छी सोर्सेज ऑफ सप्लाई देते हैं, अच्छी तरीके से सब कुछ करें, तो ये उनकी इस तरीके से इन फैक्टर्स की वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो डेवलप होकर आती है। मेन फीचर्स क्या है, इनहेरेंट गुडविल है, कोई कॉस्ट नहीं दी गई इसको खरीदने के लिए। वैल्यूएशन ऑफ सच गुडविल जो होगा वो सब्जेक्टिव होता है, लोगों के जजमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। हल्दीराम्स को मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, आप कहते हो बहुत बेकार है, खाना तो बहुत बेकार है, तो उसकी गुडविल की जो वैल्यू है वो जजमेंटल है, मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए बेकार है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पीसी नहीं होता और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हम नहीं दिखाते हैं, कभी भी हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, बिकॉज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। AS 26 के हिसाब से दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज एज एसेट, बिकॉज इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट कर रहे हैं। गुडविल को अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लो सुपीरियर मैनेजमेंट टीम, एस्टैब्लिश लाइसेंस टू ट्रेड, एडवांटेजेस लोकेशन, गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉयज़, ये सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं गुडविल के ऊपर। आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, या फिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि आपका मैनेजमेंट वीक है, आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस अच्छी फेवरेबल चल रही है। मान लो प्लास्टिक का काम करते थे, गवर्नमेंट रेगुलेशन निकाली कि बंद कर देना प्लास्टिक अब, तो आपके लिए गुडविल आपकी सारी खत्म हो जाएगी जो भी आप काम करते थे। पर गवर्नमेंट ऐसी रेगुलेशन निकाली कि आपके लिए बिजनेस का जो है वो बूम हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, तो आपके लिए फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन है। आपके रिलेशन अच्छे हैं सप्लायर के साथ, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी है, गुड पब्लिक इमेज है, तो सारे रीज़न है आपके जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, शेयर की वैल्यूएशन का। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर शेयर की वैल्यूएशन करने की हमें रिक्वायरमेंट है एक कंपनी की, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की। और दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हम एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे ऑफ वन इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक इलस्ट्रेशन से मैं बताऊँ। वैल्यूएशन शेयर क्या होती है, सबसे पहले अगर हम एक कंपनी के व्यू पॉइंट से देखें तो वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है। वैल्यूएशन आपकी अराइज होती है अमलगमेशन जब हम कर रहे हैं तब, जब कंपनी का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तब, या फिर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तब। तो अगर हम कोई भी अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो बेसिकली इन केसेस के अंदर हमें शेयर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत होती है, बिकॉज उसी के भी यहाँ पे कंपनी को पता होगा कि कंपनी को कितने शेयर्स देने हैं या फिर कंपनी को पैसा जो है कितने शेयर्स के फॉर्म में देना है। ऑफकोर्स जब हमने अमलगमेशन का चैप्टर पढ़ा तो हमें पता था, हमने शेयर की वैल्यू निकाली थी, तब हमें पता चला कि इस पूरी पीसी के लिए हमें इतने शेयर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम व्यू पॉइंट देखें, किसका व्यू पॉइंट देखें, इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट देखें, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर ज़रूरी है एक शेयर की सेल परचेज़ के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो शेयर कितने का खरीद रहे हैं, एक शेयर कितने का बेच रहे हैं। जितनी भी आपकी स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, एक शेयर का भाव कितना है, एक शेयर की वैल्यू कितना है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। कंपनी को पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स देने हैं एक पीसी की पेमेंट के लिए, और इन्वेस्टर को पता चले कि एक शेयर वो कितने का खरीदेगा, कितने का बेच सकता है। जितने भी शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड होते हैं, दैट इज़ लिस्टेड होते हैं, तो उसका प्रिवेलिंग प्राइस होता है ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे गिवन होता है, ठीक है। अगर जो आपका स्टॉक एक्सचेंज प्राइस है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, डज नॉट होल्ड गुड फॉर अ वेरी लार्ज लॉट, एंड नॉट ऑल द शेयर्स आर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके सारे के सारे शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो उनके शेयर्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉलोइंग केसेस के अंदर हमें वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, कैसे, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, अमलगमेशन की स्कीम के लिए, परचेज सेल के लिए,
कंपनी अगर रिकन्स्ट्रक्शन कर रही है उसके लिए, जब शेयर्स एक क्लास की कन्वर्ट हो रहे किसी और क्लास ऑफ शेयर्स के अंदर, या फिर बायबैक कर रहे हैं, तो इन सारे केसेस के अंदर हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट है। अब मेथड्स क्या है? मेथड में सबसे पहले मेथड आता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर नेट एसेट मेथड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको आप कर लेना रीड, जिसके अंदर हम नेट एसेट मेथड निकालते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करके। फिर आता है यील्ड मेथड, जिसके अंदर हम एजम्पशन लेते हैं ऑफ लिक्विडेशन। द यील्ड मेथड मेक्स द एजम्पशन दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल कंटिन्यू। हम एजम्पशन लेते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, तो फ्यूचर के बिहाफ पे हम निकाल कर देखते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं ERR या फिर डिविडेंड निकालते हैं, जो कि कैसे निकालते हैं? फ्यूचर प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल, कितनी कैपिटल हमने पेड अप कर रखी है। फिर आती है अर्निंग कैपेसिटी मेथड, जिसको हम लेते हैं, जिसको हम टेक इनटू अकाउंट लेते हैं yield expected to accrue to the shareholder in the form of dividend and not the earnings of the company. It is so because many a times कंपनी में अर्न मोर बट नॉट डिस्ट्रीब्यूट। हो सकता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अर्न करे पर डिस्ट्रीब्यूट उतना ना करे, तो उसके लिए एक शेयर की फेयर वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे निकालते हैं हम? ERE, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। एक्सपेक्टेड क्या रेट हम एज्यूम करें कि इतनी अर्निंग होगी डिवाइड बाई नॉर्मल, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलती है हमारी? प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब प्रोसीजर देखते हैं ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी अंडर दिस मेथड। प्रोसीजर क्या है शेयर के वैल्यूएशन का? सबसे पहले तो आपको टेक द एग्रीगेट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन सब की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू निकालो, एस्टिमेट कर लो कि उनकी क्या वैल्यू होने वाली है सारे एसेट्स की, ठीक है। इंक्लूड ऑल ट्रेडिंग एज वेल एज नॉन ट्रेडिंग एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। सारे के सारे एसेट्स लेने, ऑल एसेट्स लेने आपके, सारे ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग सब एसेट्स लेने आपके गुडविल के साथ। डिडक्ट फ्रॉम अबव द नेट अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। सारे एसेट्स में से कितनी अमाउंट की लाइबिलिटीज़ आपको बाहर देनी है, डिबेंचर्स देने हैं, मतलब आपकी करंट या फिर नॉन करंट सारी लाइबिलिटीज़ निकाल लो। सारी लाइबिलिटीज़ निकाल ली तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेट एसेट अवेलेबल की इतनी वैल्यू के मेरे पास एसेट अवेलेबल है, ठीक है। जो आपको फाइनल बैलेंस आएगा नेट एसेट अवेलेबल का, इसमें से आप अमाउंट कटअप कर लेना, जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे वो अमाउंट भी आप इसमें से हटा देना, ठीक है। जो आपके पास फाइनल बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस है जो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आपकी वैल्यू पर शेयर निकल कर आ जाएगी, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू मेथड। बेसिकली क्या करा, सारे एसेट्स लिए, सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ हटा दी, लाइबिलिटीज़ हटाने के बाद हमारे नेट एसेट्स आ गए। नेट एसेट में से जो पैसा मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है वो दे दिया, तो फिर आ जाएगी मेरे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो हमारी आ जाएगी वैल्यू पर शेयर, VPS मेरी निकल कर आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सारे एसेट्स ले लिए इंक्लूडिंग गुडविल, ये एसेट्स थे, गुडविल थी, टोटल एसेट्स ये आ गए, सारे डिबेंचर्स, कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, हमारी लाइबिलिटीज़ और जो भी डिबेंचर्स सारी पेमेंट हटा दी तो क्या आ जाएगी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये पैसा मेरे पास आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो मेरे पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब पूछते हैं नोशनल कॉल क्या होती है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, नोशनल कॉल क्या होती है। देखो सीधी सी बात है, नोशनल कॉल का मतलब होता है अनकॉल्ड कैपिटल। एक कंपनी के पास राइट होता है कि वो अपनी अनकॉल्ड कैपिटल जो है वो कभी भी मंगवा सकती है। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब क्या, पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप नहीं करी। एक कंपनी का शेयर था 10 रुपये का, कंपनी ने अभी इसमें मंगवाया सिर्फ 6 रुपीज़, तो कंपनी फ्यूचर में 4 रुपीज़ मंगवा सकती है उतने शेयर्स के ऊपर, दैट इज़ नोशनल कॉल, कंपनी मंगवा सकती है, ठीक है। ऐसी अनकॉल्ड कैपिटल जो कि कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाई है बट कंपनी के पास राइट है कि वो उस अमाउंट को मंगवा सकती है जब उसको फंड की रिक्वायरमेंट हो। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के पर्पस के लिए एज्यूम किया जाता है कि जो भी आपकी अनकॉल कैपिटल है उसको बुलाया जाएगा और पार्टली पेड अप शेयर्स जो होंगे आपके वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे नोशनल कॉल करने के बाद। जो भी आपको 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल करनी है आप उसको करोगे और आपके पार्टली पेड अप शेयर जो है फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन जो होगा आपका पार्टली पेड अप शेयर का नोशनल कॉल की वजह से उनको ऐड करने के बाद आपका वैल्यूएशन हो जाएगा वो फुल्ली पेड अप शेयर्स का। पहले मेरे शेयर्स के थे पार्टली पेड अप थे, मैंने कॉल मंगवाई, अब मेरे शेयर्स का हो जाएंगे फुल्ली पेड अप हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मेरी शेयर की वैल्यूएशन होगी, ठीक है। या आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, और ये आपको कुछ दे रखी है। देखो मैं सिंपल से आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको नेट एसेट्स निकालने जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होंगे, तो 2 मेथड्स हैं क्या, या तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज हटा दो, डिबेंचर्स हटा दो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दो, तो आपके पास क्या बचेंगे नेट एसेट्स जो कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हैं। या फिर दूसरा मेथड क्या होता है आपको पता है कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ऑल एसेट्स,
ठीक है। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ऑल एसेट। मुझे करना क्या है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करनी है, तो मैं इक्विटी ही ले ली थी टोटल। तो मैंने क्या लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप। ये ऊपर से आ गई क्वेश्चन में से। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी मेरी, पार्टली पेड अप वाली और फुल्ली पेड अप वाली, और ये मेरे प्रेफरेंस शेयर्स आ गए 60,000 रुपीज़ के। इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप, और ये मेरी प्रेफरेंस शेयर्स आ गए 9% मेरे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। फिर हमको ना उन्होंने कुछ बताया, एप्रिसिएशन हो रहा है सन्ड्री एसेट्स में, एप्रिसिएशन हो रहा है स्टॉक में, यहाँ पे क्या है डिप्रिसिएशन हो रहा है आपके, फॉल हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे कहाँ से आए, ये सारे इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे कि आपके फिक्स एसेट जो है वो 3,70,000 के हो गए, स्टॉक आपका 1,00,000 का हो गया, इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 10,000 रुपये दे सकती है। तो जो भी एप्रिसिएशन है डिप्रिसिएशन है वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, बेसिकली आपने अपने रीवैल्यूएशन कर दिया, रीवैल्यूएशन आपने कर दिया और वो सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर दी। एप्रिसिएशन तो ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया और अपना सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस भी हटा दिया। उसके बाद आपके पास टोटल नेट एसेट्स आ गए। टोटल नेट एसेट में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटाने के बाद अपने क्वेश्चन में ये बोल रखा है आपको कि प्रेफरेंस शेयर्स के आपको डिविडेंड में अरियर्स थे पिछले 5 साल से, तो आपने अरियर्स भी हटा दिए। अरियर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 9/100 रेट क्या था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, 9%, 9/100, और पिछले 5 सालों से नहीं दिया, तो 27,000 के हमने अरियर्स भी लेस कर दिए। तो जो ये अमाउंट बची वो क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब मेरे कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, अब ये मेरे जो अर्निंग अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने नोशनल कॉल मंगवाई है। देखो, वैल्यू पर शेयर निकालने से पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या करना है, फुल्ली पेड अप करना है। पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है। पार्टली पेड अप कौन से शेयर्स है, 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का एक है, बस 6 ही मंगवाए हैं, तो अब हम 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ और मंगवा सकते हैं। तो नोशनल कॉल मंगाने मंगवाई है 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ की, इतने पैसे ऑलरेडी थे, तो 3,13,000 रुपीज़ का मेरे पास क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने मेरे 35,000 के। कैसे पता चला, टोटल इक्विटी शेयर्स 20,000 तो ये, 15,000 ये, 20 + 15 कितने को, 35,000 मेरे इक्विटी शेयर्स हो गए। तो 3,13,000 डिवाइड बाई 35,000, 8.94 की क्या आ गई मेरी इक्विटी शेयर की वैल्यू पर शेयर, फुल्ली पेड अप की वैल्यू पर शेयर। अब पार्टली पेड अप की निकालनी है तो कैसे आएगी, मेरी ये वैल्यू पर शेयर आई है फुल्ली पेड अप की, इसमें से 4 रुपये जो थे मेरे नहीं आए थे अभी, तो वैल्यू पर शेयर पार्टली पेड अप शेयर की कहते हो जाएगी 4.94 रुपीज़, 4.94 रुपीज़। ये कैसे आया, वैल्यू पर शेयर मैंने फुल्ली पेड अप शेयर की निकाल दी, उसमें से कितने पैसे मेरे पास अभी तक नहीं आए, 4 रुपीज़ नहीं आए, तो वो मैंने माइनस कर दी, तो वैल्यू पर शेयर मेरी पार्टली पेड अप शेयर्स की आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपकी प्रेजेंट में या एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कंपनी जो है अभी अच्छा कमा रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसके शेयर प्राइसेस जो होंगे फ्यूचर में बढ़ेंगे। कंपनी अच्छा कमा रही है तो शेयर प्राइसेस ऑफकोर्स उसके बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट से पता चलता है। यील्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कंपनीज, और कंपनीज कितना कमा रही है, सिमिलर इंडस्ट्री में जो कंपनीज कितना कमा रही है उससे पता चलता है कि वैल्यू पर शेयर क्या होगी। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, जितना अच्छा डिविडेंड दोगे अपने इन्वेस्टर्स को उतना आपका वैल्यू पर शेयर बढ़ेगा, मार्केट में उतनी वैल्यू बढ़ेगी। नेट एसेट, कंपनी के जो एसेट्स अगर जल्दी लिक्विडेट होने वाले हैं तो वैल्यू पर शेयर कम होगा। कंपनी के एसेट्स जो है कितनी जल्दी लिक्विडेट होंगे उसके हिसाब से वैल्यू पर शेयर आपका डिटरमाइन होगा। रेपुटेशन, मैनेजमेंट की क्या रेपुटेशन है, कितने अच्छे तरीके से काम करे, अच्छे तरीके से काम करे, वैल्यू पर शेयर आपका बढ़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेसिकली क्या है, इंफोसिस लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिकॉर्ड रखती है, हर एक चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न, जो भी सब कुछ अटैच करके रखती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है। बोनस एंड राइट इशू, अगर आप दे रहे हो तो आपका वैल्यू पर शेयर बढ़ेगा। फाइनेंशियल रेशोज अगर आप निकाल रहे हो, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल रेशोज अच्छी है, गुड डेट इक्विटी रेशो है, तो आपका वैल्यू पर शेयर बढ़ेगा। अदर फैक्टर्स भी, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर अच्छी है, आपकी बेसिकली रेपुटेशन और मार्केट शेयर कंपनी का अच्छा है, तो वो भी आपके वैल्यू पर शेयर को अफेक्ट करते हैं। फिर हमारा लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड क्या होता है और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होती है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आपने अपनी वैल्यू को ऐड किया। बेसिकली इट इज़ अ वेल्थ ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी, एक रिपोर्टिंग एंटिटी के पास कितनी वेल्थ है, ठीक है, जो कि उसने अपने कलेक्टिव एफर्ट ऑफ कैपिटल से, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ से कमाई है। अपना पैसा लगा के, अपनी मैनेजमेंट लगा के और अपने एम्प्लॉयज़ लगा के कितनी उसने वेल्थ कमाई है, वो उसकी वैल्यू एडेड है। ठीक है, वैल्यू एडेड क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है ऑफ द आउटपुट ऑफ एंटरप्राइज माइनस ब्रॉट इन ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज। बेसिकली जितना उसने बेचा, मार्केट प्राइस क्या बेचा माइनस जितने का उसने खरीदा कॉस्ट, वो क्या होगी उसकी वैल्यू, वो क्या होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद वैल्यू एडेड मे बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस और नेट बेसिस।
वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जिसका पहला पार्ट शो करता है कि वैल्यू एडेड आपने कैसे निकाली, सेकंड पार्ट शो करता है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे करोगे इस वैल्यू एडेड की, मतलब जो आपने प्रॉफिट निकाला सेल्स माइनस कॉस्ट करके जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करोगे, मतलब एम्प्लॉयज़ को दोगे, शेयर होल्डर को दोगे, आउटसाइड फाइनेंसर को दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है? एक तरीके की स्टेटमेंट जिसके पार्ट ए के अंदर हम वैल्यू एडेड निकालते हैं और पार्ट बी के अंदर उस वैल्यू एडेड को हम अलग अलग लोगों में बांट देते हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो सबको जाएगा, प्रॉफिट के हिस्से में से एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी जाएगी, प्रॉफिट के हिस्से में शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड जाएगा और आउटसाइडर फाइनेंसर को उनका इंटरेस्ट जाएगा, गवर्नमेंट को उनका टैक्स जाएगा। तो प्रॉफिट के सारे हिस्से हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का? टू एसरटेन द टोटल वेल्थ क्रिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, कितनी वेल्थ उसने क्रिएट करी है, और एसरटेन हु आर री पार्टिसिपेंट्स ऑफ सच वेल्थ, उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए कौन कौन बार बार अपना री पार्टिसिपेट कर रहा है। और फिर पूछ रहे EVA क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। EVA क्या है? एक तरीके का मेजर है जिसके अंदर हम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली जो उसकी हेल्थ है, जो उसकी वेल्थ है, जो भी वेल्थ ऑब्टेन करी गई है कैपिटल को माइनस करने के बाद, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करने के बाद, जो भी कॉस्ट है उसको माइनस करने के बाद जो भी उसको वेल्थ डिराइव हुई है उसको एसेस करने के लिए हमारा EVA होता है। EVA एम्स टू मेजर द कंपनी जेन्युइन इकोनॉमिक प्रॉफिट। कंपनी का जेन्युइन इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं, कंपनी की अर्निंग एफिशिएंसी को मेजर करने में हेल्प करता है। बेसिकली एक मार्जिन बताता है कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न का, कंपनी इतना रिटर्न करती और कंपनी की कॉस्ट का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका जो मार्जिन है वो बताता है हमारा EVA। ठीक है, उसके बाद EVA नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी जो है अच्छा वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रही जितना उसने फंड इन्वेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग्स में। कंपनी ने फंड इन्वेस्ट किया 10 लाख के, वैल्यू जनरेट करी 8 लाख की, तो कंपनी का EVA जो है वो नेगेटिव है। EVA पॉजिटिव है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, डिटरमाइन करता है, दिखाता है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, बिजनेस जो है पैसा कमा के दे रहा है। ठीक है, EVA कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो कि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कर रखा है। उसके बाद एडवांटेजेस आती है EVA की। EVA एसेस करता है कंपनी की परफॉर्मेंस को, EVA हेल्पफुल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। EVA कैलकुलेशन जो होती है वो रिलाई करती है कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, कितनी आपकी कंपनी स्टेबल और मैच्योर है, कितना कंपनी आपका फंड जनरेट करके पा रही है, कैसे आपके डिसीजन मेकिंग है, इसके लिए भी यूज़फुल होता है हमारा EVA। फिर आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड। इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड बेसिकली पॉजिटिव मार्केट वैल्यू एडेड होता है और एक नेगेटिव मार्केट वैल्यू एडेड होता है। पॉजिटिव MVA क्या कहते हैं? पॉजिटिव MVA आपका कहता है कि कंपनी हैज़ एडेड सम वैल्यू टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी ने जब अपने शेयर होल्डर की वेल्थ में कुछ वैल्यू एडेड करी है तो पॉजिटिव MVA होता है, दैट इज़ मार्केट की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो जाती है कंपनी को देख के। नेगेटिव MVA का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के ऐसे एक्शन है, मैनेजमेंट ने ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी बाय द कैपिटल मार्केट। बेसिकली जितना कैपिटल मार्केट ने कंपनी में पैसा डाला उससे कम कंपनी ने उसको आउटपुट ला के दिया, वैल्यू ला के दी। कंपनी ने डिस्ट्रॉय कर दी वैल्यू और वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमारा नेगेटिव MVA हो गया। अच्छा काम किया, शेयर होल्डर का पैसा वेल्थ जनरेट करा, पॉजिटिव MVA, पैसा डिस्ट्रॉय कर दिया, नेगेटिव MVA। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा आपसे रिलेशनशिप बिटवीन द EVA एंड द MVA। EVA और MVA के बीच में हमारा क्या रिलेशन है? EVA और MVA के बीच में हमारा क्या रिलेशन है? ठीक है, सबसे पहले देखो द रिलेशनशिप ऑफ EVA एंड MVA क्या होता है। EVA एंड MVA दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट EVA जो होता है वो पहले आता है और इज़ वन बिटवीन द EVA एंड द MVA। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन EVA एंड MVA इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वन बिटवीन EVA एंड फर्म वैल्यू। EVA और MVA के बीच में जो रिलेशन निकालना है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बिकॉज मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ना तो सिर्फ EVA दिखाती है बट उसके साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड EVA और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी दिखाती है। मार्केट की जो वैल्यू है आपको सिर्फ EVA दिखाने के साथ साथ आपको फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर में क्या होगा वो भी दिखाती है। ठीक है, MVA ऑफ अ कंपनी इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर EVAs। देखो EVA क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। EVA क्या हमारा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। MVA क्या है कि फ्यूचर में जितने भी आपके EVAs होंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, उन सब की आपको प्रेजेंट वैल्यू बताती है कि आज की डेट पे उनकी क्या वैल्यू होगी, वो हमारा MVA का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है SVA। अब SVA क्या आ गया? शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स जो कि बिजनेस एंटरप्राइज जनरेट कर रही है इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रिटर्न्स। बिजनेस एंटरप्राइज इतने 10% रिटर्न जनरेट करती बट उससे एक्सेस में वो 15% रिटर्न जनरेट कर रही है। ठीक है,
शेयर होल्डर ज़्यादा 10% करो, 15% करिए, तो वो क्या है, SVA है, वैल्यूज एडेड व्हेन ओवरऑल नेट इकोनॉमिक कैश फ्लो ऑफ एंटरप्राइज इज मोर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा लगा रखा है उससे ज़्यादा आपको कैश फ्लो हो रहा है, तो वो हमारा वैल्यू एडेड है। SVA अप्रोच के अंदर हम शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर होल्डर को रिकग्नाइज करते हैं एज वेल एज जिन्होंने डेप का पैसा दिया। बेसिकली जो भी हमारे फाइनेंसर्स होते हैं, मान लो चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेप हो, जो भी हमारे फाइनेंसर्स होते हैं हम उनको रिकग्नाइज करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं सबसे पहले कि उनको कितना पैसा देना है। SVA के अंदर सबसे पहले असेस करते हैं कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो भी हमारे डेप डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको हमें कितना पैसा देना है, उनकी इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर कितना पैसा हमें देना पड़ेगा उनको। कंपनी को जब कंपनी इंक्रीज़ करती है अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को, कैसे इंक्रीज़ कर सकती है, अपने डिविडेंड देके, उनको डिविडेंड देके, उनके शेयर के प्राइसेस को अप्रिशिएट करवा के, उनका शेयर का प्राइस बढ़ाकर। अगर कंपनी ऐसा करती है तो वो बेसिकली SVA कर रही है, विच मीन्स कंपनी जो है वो अर्न कर रही है ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा कंपनी जो है वो अर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद फटाफट से करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, बिकॉज आज ही हमें कंप्लीट करना है, हम पूरा फिनिश ही कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जल्दी से माइंड अप करेंगे। देखो मैंने जितना फोकस लगाया ना आपको इन सारे चैप्टर्स के लिए, वो बहुत जल्दी कराया और बहुत बिल्कुल कंप्रीहेंसिव कवरेज कराई है, मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया आपको। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेके फटाफट से रीस्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 8 अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए। आपको पता है अमलगमेशन 2 तरीके से होता है, एक तो होता है इन नेचर ऑफ परचेज और दूसरा होता है इन नेचर ऑफ मर्जर। इन नेचर ऑफ परचेज एंड इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, पूरे अमलगमेशन चैप्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 5 कंडीशन याद रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ ये 5 कंडीशन आपको याद रखनी है, इसी में आपका मेजरली चैप्टर कवर हो जाएगा। सबसे पहले समझो अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज क्या होता है। अमलगमेशन बहुत बड़ी टर्म है जिसका मतलब अमलगमेशन मतलब क्या होता है, 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज कम इनटू 1 न्यू कंपनीज। ABC लिमिटेड थी, PQR लिमिटेड थी, दोनों कंबाइन होकर उन्होंने XYZ बना दी, अमलगमेट हो गई। अब एक होता है एब्जॉर्प्शन, ABC जो थी उसको ये पोकेमोन जैसी PQR खा गई और अब नई कंपनी जो है PQR बन गई है। एब्जॉर्प्शन डिफरेंस क्या है अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में? अमलगमेशन में 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज आती है और एक कंपनी बना के चली जाती है। एब्जॉर्प्शन में एक बड़ी कंपनी आती है और छोटी कंपनी का एक्वायर करके एब्जॉर्ब करके चली जाती है, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है एब्जॉर्प्शन के केस के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, कब अमलगमेशन है और कब हमारा एब्जॉर्प्शन है। शेयर होल्डर जो होंगे हमारी कंपनी के, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं हमारी अमलगमेटेड कंपनी के। अमलगमेटेड कंपनी के जो हमारे शेयर होल्डर है, पहले वाली कंपनी के शेयर होल्डर और दूसरी वाली कंपनी के हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं। अमलगमेशन कैसे होगा? बाय ट्रांसफर ऑफ 2 और मोर कंपनीज टू अ न्यू कंपनीज और ट्रांसफर ऑफ 2 और मोर कंपनीज टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी में ट्रांसफर हो जाए या फिर न्यू कंपनी में वो ट्रांसफर हो। कौन गवर्न करता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इसको गवर्न करता है। ठीक है, सबसे पहले अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज अगर है तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? बेसिकली अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज तो हर कोई अमलगमेशन है, पर अगर वो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, तभी वो हमारा अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज बनेगा और उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी उसकी ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंग्स में होगी। सबसे पहले जो हमारी कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी है और जो ट्रांसफरर कंपनी है, 2 कंपनीज होती है हमारी। ट्रांसफरर जो अपना सारा का सारा ट्रांसफ़र कर रही है, जिसको ट्रांसफ़र कर रही है वो क्या हमारी ट्रांसफरी कंपनी, जिसको ट्रांसफ़र कर रही है वो क्या हमारी ट्रांसफरी कंपनी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? ट्रांसफरर कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी लेके जाएगी। इन नेचर ऑफ परचेज में हम कहते थे कि वो अपने हिसाब से अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ लेके जाएगी, अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ सेलेक्टेड करेगी, सिलेक्शन बेसिस पे काम करेगी। इसके अंदर सारे लेकर जाएगी, कैश भी, बैंक भी, सब कुछ लेकर जाएंगी। शेयर होल्डर जो होंगे 90% या उससे ज़्यादा के शेयर होल्डर, नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिफोर अमलगमेशन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जितने भी शेयर होल्डर होंगे एटलीस्ट 90% जो शेयर होल्डर होंगे पहले वाली कंपनी के, ट्रांसफरी की कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, सेम शेयर होल्डर 90% तक होने चाहिए, नॉट लेस देन 90%। जो हमारा कंसिडरेशन होगा अमलगमेशन का, वो डिस्चार्ज करेगी हमारी ट्रांसफरी कंपनी कैसे? इक्विटी शेयर्स देकर। ठीक है, एक्सेप्ट बाय द कैश इन ल्यू ऑफ फ्रैक्शन शेयर्स। फ्रैक्शन शेयर्स नहीं होंगे कुछ भी उसके अंदर,
सारे इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। जो बिजनेस होगा ट्रांसफर कंपनी का वो कैरी ऑन करेगी ट्रांसफरी कंपनी। No adjustment is intended in the book value of assets and liabilities of transfer company when they are incorporated in the financial statement of transfer company except to ensure the uniformity of accounting। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी ट्रांसफर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अगर ट्रांसफरी कंपनी ने अपनी अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। जब ट्रांसफरी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब इंकॉर्पोरेट कर दी, वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं जो खरीद के लाई थी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वो सारी अपनी बुक्स में दिखाने लग गई, तो ट्रांसफर कंपनी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगी। तो 5 कंडीशन कौन कौन से फटाफट रिपीट करो। सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ लेके जाएंगे, 90% से ज़्यादा के शेयर होल्डर उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। अमलगमेशन जो होगा उसके अंदर आपके इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। बिजनेस जो होगा ट्रांसफ़र करा जाएगा और बिजनेस कैरी ऑन करेगी हमारी ट्रांसफरी कंपनी। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा ट्रांसफर कंपनी अपनी बुक्स के अंदर अगर ट्रांसफरी कंपनी ने अपनी बुक्स में इंकॉर्पोरेट कर ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब डिस्टिंग्विश क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम अपनी न्यू कंपनी फॉर्म कर देते हैं और पुरानी वाली कंपनी जो होती है आउट उसको हम बंद कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। एक कंपनी बंद करी, ABC को बंद करा और EFG कंपनी खोल दी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है रिकंस्ट्रक्ट होकर उसको लिक्विडेशन में भेज देते हैं। नई कंपनी जो होती है वो बनाई जाती है, वो परचेज़ कर लेती है हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी के सारे एसेट्स को। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा डिफरेंट होगा। बेसिक सिंपल सी बात ये याद रखिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, हमारी वो कंपनी बंद होकर नई कंपनी बन जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वही कंपनी में ठोक ठाक करके थोड़ा सा ठीक करके वो इसी कंपनी को हम रन करते हैं। इसके अंदर हम होते हैं कैपिटल का रिडक्शन करते हैं, हमारी कैपिटल का रिडक्शन करते हैं। हम शेयर होल्डर के पास आते हैं कि कुछ पैसा कम कर दो, डिबेंचर होल्डर के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं और जितने भी हमारे अनरियलाइज एसेट्स होते हैं जैसे हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हो गए, लॉसेस वगैरह हो गए, उन सबको राइट ऑफ करते हैं। तो मतलब कोई भी कंपनी नई नहीं बनाते, एग्जिस्टिंग कंपनी को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं फटाफट। कंसेप्ट क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है हमारी कंपनी का। इसके अंदर हमारी कंपनी जो है लिक्विडेशन में जा रही है और नई कंपनी का बर्थ हो रहा है। लिक्विडेशन नहीं होता है यहाँ पे, लिक्विडेशन होता है। कोई नई कंपनी बनती है, यहाँ पे नई कंपनी बनती है। कुछ रिडक्शन होता है कैपिटल के अंदर, लाइबिलिटीज़ के अंदर, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होता, पूरी फ्रेश कैपिटल आती है। ये कौन करता है, सेक्शन नंबर 100 से लेकर 105 तक हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चलता है। और यहाँ पे कौन सा सेक्शन चलता है, सेक्शन नंबर 494। ठीक है, ये सेक्शन एक बार कन्फर्म कर लेना बिकॉज मुझे लगता है ये सेक्शन ठीक नहीं है। ठीक है, बिकॉज 100 सेक्शन 101 जो है 2 जो है ये प्रॉक्सी मैनेजमेंट और कंपनी में मत बात करते थे, तो एक बार इसको रीचेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा कैसे जाता है, पूरा हमने चैप्टर ही पढ़ा है तो पूरा इसको रीड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे पूरा चैप्टर समझाया था मैंने आपको वैसे चैप्टर लिख देना है। रीड कर देती हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है आपका शेयर कैपिटल को रिडक्शन करने से होता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है और कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद करेक्शंस हम करते हैं। यूज़लेस जितने भी हमारे इंटैंजिबल्स है, लॉसेस वगैरह है, या फिर जो भी हमारी और चीज़ें हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, उन सबको हम राइट ऑफ करते हैं। सारे टैंजिबल एसेट्स को हम रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी हमारी लिमिटेड कंपनी है में ऑल्टर द नेचर ऑफ शेयर कैपिटल बाय कंसोलिडेशन और सब डिवीजन। मैंने आपको बताया था कि अपने शेयर्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शेयर्स इनटू स्टॉक इनटू शेयर्स, कुछ भी शेयर का नेचर चेंज कर सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। अब एमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको एमलगमेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बिजनेस जो होता है एग्जिस्टिंग कंपनी का वो कोई और अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर लेती है। ABC को एक्वायर करा PQR ने, तो वो PQR ने ही एक्वायर करा, कंपनी का नाम PQR बन जाएगा, कोई नई कंपनी नहीं बनेगी इसके अंदर। कंपनी जो होगी परचेजिंग कंपनी होगी, दूसरी कंपनी वेंडर कंपनी होगी, कोई सारी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी, कोई भी नई कंपनी बनकर नहीं आती। एमलगमेशन का दूसरा होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, ओल्ड कंपनी बनाती है। कोई भी कंपनी किसी को भी एक्वायर नहीं करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन के बीच में नोट बताना है हमें। एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मर्जर इज़ एन इंपॉर्टेंट वे इन विच बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म। एब्जॉर्प्शन एक मेथड है मर्जर का जिसके अंदर हमारी कंपनीज जो होती है वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है किसी और कंपनी का। परचेजिंग वेंडर कंपनी होती है, ठीक है, और न्यूली फॉर्मेड कंपनी होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। If the vendor company goes into liquidation,
हाउएवर मर्जर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू अमलगमेशन इन विच, इसमें बोला एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो होती है, एग्जिस्टिंग कंपनीज जो होती है वो हट जाती है और एक नई कंपनी बन जाती है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के अंदर क्या होता है, समथिंग डिफरेंट है, जो हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ओनली वन कंपनी इज इन्वॉल्व, एक ही कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होती है रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं। कंपनी जो होती है, द कंपनी in this case the company doesn't go into liquidation, legally it is the same company whose balance sheet is only reorganized। ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की, जिसकी बैलेंस शीट हमने रीऑर्गेनाइज कर दी, ठीक है, बैलेंस शीट हमने चेंज कर दी, कंपनी लिक्विडेशन में नहीं गई, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज एंड अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में क्या डिफरेंस होता है। जो 5 पॉइंट वहाँ लिखवाया था वही 5 पॉइंट यहाँ पे है। जितने भी सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह होते हैं वो सारे एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर हो जाते हैं। जेन्युइन पूलिंग भी इसे हम कहते हैं। इसके अंदर कोई जेन्युइन पूलिंग नहीं होती, सिलेक्शन बेसिस पे एसेट लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर होते हैं। शेयर होल्डर 90% के ट्रांसफर होते हैं। शेयर होल्डर जो होते हैं डज नॉट बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, वो उनके शेयर होल्डर नहीं बनते, बिकॉज शेयर होल्डर की हम पेमेंट कर देते हैं, उनको पीसी में कैश में पेमेंट हम कर देते हैं। बिजनेस जो होता है वो कैरी ऑन करती है हमारी ट्रांसफरिंग कंपनी, बिजनेस जो होता है वो एक्वायर कर लिया जाता है ट्रांसफर कंपनी के थ्रू, और हो सकता है वो कैरी ऑन ना भी करे, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जो होती है इक्विटी शेयर की, वो डिस्चार्ज की जाती है थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम इक्विटी शेयर ही दें, इक्विटी शेयर नहीं देते हैं एंटायर पीसी के लिए, हम कैश भी दे देते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद एसेट्स लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर करते हैं बुक वैल्यू पे, यहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज़ टेकन करते हैं रिवाइज, दैट इज़ फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू पे करते हैं विदाउट एनी रीवैल्यूएशन एसेट्स। मर्जर के केस में सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को हम बुक वैल्यू पे ले जाएंगे। इन नेचर ऑफ परचेज केस के अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेकर जाते हैं हमारी फेयर वैल्यू के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अमलगमेशन में एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है नहीं होती, यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के लिए, ठीक है। ऐसे रिजर्व जो कि फ्यूचर में यूज़ होंगे तो उसके लिए हम अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बना लेते हैं, जो कि डेबिट होता है और क्रेडिट हो जाता है गिवन टू द कंसर्न स्टैट्यूटरी रिजर्व बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी। बेसिकली एक रिजर्व बनता है हमारा अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। अमलगमेशन के प्रोसेस के थ्रू कोई भी चीज़, अगर कोई भी रिजर्व मेरे को डालना है तो मैं इस रिजर्व के अंदर डाल देती हूँ। कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व मुझे डालना है जो कि मुझे बहुत क्रिटिकल रखना है। अब अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व क्यों बनाते हैं ये चीज़ समझो। कुछ स्टैट रिजर्व्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट कहती है आपको ये रिजर्व्स बना के रखने हैं अगले 5 सालों तक, 5 ईयर से पहले आप इस रिजर्व्स को हटा सकते हो। तो अब क्या होता है, कंपनी बीच में अमलगमेट हो गई, कंपनी बीच में क्या होगी, अमलगमेट होगी, उसको ये 5 सालों तक रखना था पर अब तो नहीं रख पाएगी, तो उस केस के अंदर जो पैसा होता है वो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में, एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर वो डाल देते हैं। उनका रिजर्व भी बनाया रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद डिफरेंस जो होता है हमारा, इट इज़ एडजस्टेड इन द जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व। डिफरेंस जो होता है हमारा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व यहाँ पे निकल कर आता है। पीसी ज़्यादा दे दिया, पीसी से ज़्यादा पैसे दे दिए, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल कर आता है। यहाँ पे जनरल या फिर अदर रिजर्व में हम पैसा ले जाते हैं, ठीक है। अब वही पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, दैट इज़ हमारा इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज मेथड के बीच में हमारा डिफरेंस पूछ रहे हैं। एप्लीकेबल कब होगा, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के केस में, एप्लीकेबल होगा अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज के केस में। वही सेम चीज़ है कि सारे एसेट्स लेके जाएंगे, ये सब क्या है, रिपीट है। मैंने आपको वही चीज़ बताई थी। एक बार आप बिल्कुल आराम से ये 5 पॉइंट्स लर्न कर लोगे ना बाय हार्ट, तो आप सारे पॉइंट्स बना लोगे। मर्जर का भी लिख पाओगे डिफरेंस, परचेज़ का भी लिख पाओगे, इसका उल्टा ही लिखना है, ठीक है। और सारे आपके पॉइंटर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद पूछ रहा है पीसी क्या होता है। पीसी एक अमाउंट होता है जो कि हमारी ट्रांसफरी कंपनी पे करती है ट्रांसफ़र कंपनी को, ठीक है, फॉर द बिजनेस एक्वायर्ड। द प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी, उसको हम पीसी कहते हैं। AS 14 के हिसाब से पीसी के अंदर हम क्या कहते हैं, अमाउंट पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी हम पैसा दे रहे हैं पीसी के फॉर्म में वो पीसी की कैलकुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। इट अप्लाइज फॉर दैट अकाउंटिंग पर्पस। इट इज अज्यूम दैट लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी एंड देन द लाइबिलिटीज आर नॉट एक्चुअली टेकन ओवर, आर डिस्चार्ज बाय द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ दोस पार्टीज अनलेस अदरवाइज गिवन बाय द क्वेश्चन। पीसी की कैलकुलेशन जो भी नेट अमाउंट दे रहे हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ के लिए जो भी अमाउंट दे रहे हैं वो पीसी होता है। अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज क्या, वही सेम चीज़ें आ गई, वही 5 पॉइंटर्स आ गए, ये फिर से रिपीट आया, ठीक है। मैंने वो बताया था आपको वो कितना इंपॉर्टेंट है इसलिए। फिर आता हमारा AS 14 और इंड AS 103। AS 14 एंड इंड AS 103। AS 14 क्या कहता है हमारा, ये रिकॉर्ड करता है हमारा पूलिंग इंटरेस्ट मेथड को इन नेचर ऑफ मर्जर का अगर केस है तो, और परचेज मेथड को अगर हमारा इन नेचर ऑफ परचेज है तो।
इंड एस 103 क्या कहता है, हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या आता है, हमारा अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, तीनों चीज़ें हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर आती हैं। ये कहते हैं एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ और सिर्फ परचेज मेथड के थ्रू। हाउएवर अगर कॉमन कंट्रोल है तो आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व्स इज मेंटेन। सिंपल सी ये चीज़ याद रखो कि यहाँ पे आपकी जो एंट्रीज होगी वो रिकॉर्ड होगी परचेज मेथड के थ्रू, यहाँ पे रिकॉर्ड होगी परचेज प्लस मर्जर दोनों मेथड के थ्रू। मेजर कैसे करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू पे और रिवाइज कर देंगे उनको डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अगर उसकी फेयर वैल्यू दे रखी तो फेयर वैल्यू, अदरवाइज बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द एक्वायरर इज सपोज टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज एज्यूम एट एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पे हर एसेट की फेयर वैल्यू को मेजर करने का काम होता है हमारा 103 इंडियाज़ के अंदर। यहाँ पे कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्वायर, कौन एक्वायर कर रहा है। ट्रांसफरी कंपनी को मानते कि वही एक्वायर कर रही है, पर यहाँ पे हम मानते कि जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी हो या फिर वो कंपनी ना हो। ठीक है, गुडविल का रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज के अंदर मैंने क्या बताया, जो भी आपका डिफरेंस होगा, जो भी आपको नेट एसेट्स मिल रहे हैं और जो भी आप पीसी पे कर रहे हो, उस बीच में अगर आपका पॉजिटिव डिफरेंस है, पीसी ज़्यादा पे कर रहे हो, नेट एसेट आपके कम है, तो वो आपका डिफरेंस आएगा गुडविल का पीसी के अंदर। यहाँ पे जो गुडविल है वो डिटरमाइन करी जाती है कैसे, एक्विजिशन डेट पर क्या फेयर वैल्यू थी, अमाउंट क्या है आपकी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, या फिर जो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो भी है आपका एक्वायर्ड कंपनी का वो क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्वायर्ड कंपनी के फेयर वैल्यू का। तो बेसिकली इस पॉइंट को देख लो, गुडविल की वैल्यू सिंपल सी है, यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो, और यहाँ पे जो भी हमारी डेट होगी, जो भी हमारी जिस दिन एक्वायर करे, एक्विजिशन डेट है, उस दिन क्या वैल्यू है वो वैल्यू आपकी गुडविल की कंसीडर कर ली जाएगी। फर्दर ट्रीट में क्या होगा, गुडविल हमारे अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज के केस के अंदर अमोर्टाइज होगी। यहाँ पे गुडविल कोई भी आपकी अमोर्टाइज नहीं होगी, यहाँ पे गुडविल का अमोर्टाइजेशन होगा ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ, जितने टाइम के लिए वो यूजफुल है, और यहाँ पे उसका कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं होगा। यूजफुल लाइफ कितनी एज्यूम कर रहे हैं वो 5 ईयर की यूजफुल लाइफ एज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी आपके गुडविल के क्वेश्चन होंगे अमलगमेशन चैप्टर के अंदर, उसकी गुडविल को आपको अमोर्टाइज करना है 5 ईयर्स के अंदर। अब लास्ट आ गया हमारा 9th चैप्टर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इतने सारे चैप्टर्स हमने कर लिए, बहुत एक बार आपने कर लिए ना, वन शॉट आपने गो थ्रू कर लिया। अब आपको फिर से बस एक जस्ट रीडिंग निकालनी है, पेपर को ना बस ऐसे फटाफट से बुक को स्क्रॉल करते चलना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको फटाफट से करना है। अब बाद में आपको ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक बार मैंने सब कुछ रिपीट कर दिया, आपके सामने आप सारी चीज़ें देख ली है, तो बस फटाफट से आपको एक बार रिपीट करके देखने पेजेस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है और उसकी नीड क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसको डिस्क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम अपनी कंपनी को, इनसाइड द कंपनी, और अपने आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स कौन, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारी मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, पब्लिक, इन सबको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है, कितनी सॉल्वेंसी है, सब कुछ क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा सिस्टम है जो कि रिपोर्ट्स बना के देता है कंपनी के, एक इकोनॉमिक रिपोर्ट्स कंपनी की जनरेट करता है। ठीक है, कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखाता, उसके साथ साथ वो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसीज़, सब कुछ बताता है, कंपनी के सारी इंस्ट्रक्शंस देता है हमारा कौन, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब मेन एम क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, हमारे इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को कंपनी के हेल्थ के बारे में, कंपनी की वेल्थ के बारे में, कंपनी के इंसाइट्स देना, एक हमारा अच्छा कंपनी का कैश फ्लो प्रिपेयर करना, डिटरमाइन करवाना, और कंपनी के बिजनेस की इनकम को ट्रैक करना। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। बैलेंस शीट, P&L, हमारी रिटेन अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ चीज़ें जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है वो हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या पर्पस हमारा, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करना, कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को बेसिकली क्या करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखना। ठीक है, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को सब कुछ चीज़ें बता के चलना, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, ये 4-5 वर्ड बता दिए, ये 4-5 वर्ड ही आप यहाँ पे लिख देना। देखो मैं मार्क भी कर देती हूँ, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, आपका और भी था ना यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, ये 4-5 फाइनेंशियल वर्ड लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट करना है अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी रिसोर्सेज को कम्युनिकेट करना है। ठीक है,
उसके बाद यूजली इट इज़ मीन्स एंड इंक्लूड, इसमें बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, सीएफएस आता है, नोट्स आते हैं। और नीड क्या है हमारे सीएफआर की, एक तरह का हमारा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाज लुक एट समथिंग टू प्रोवाइड मीट द रेगुलेशन एंड रूल्स, ठीक है। इसकी वजह से हम उसको से फाइल कर दिया करते थे, सिर्फ ऐसा मानते थे कि हमारी सिर्फ एक रेगुलेशन है, हमें भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है। पर जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है, बिजनेस बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो भी चेंज हो रहा है। करंट टाइम में सीएफआर जो है वो ग्रेटर सिग्निफिकेंस है, ग्रेटर वैल्यू का है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, बिकॉज अब जितने भी आपके वाइटल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपके यूटिलाइज होते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर गोल्स को। आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी को चाहिए अपने बिजनेस को प्रोस्पेक्ट करने के लिए, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्फ्यूजिंग स्प्रेडशीट्स ना बना के एक ऐसी एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट बना दे बिल्कुल सिस्टमैटिक एक मैनर के अंदर, जिससे बिजनेस की अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं इसके अंदर आपको टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लीगल रिक्वायरमेंट सब चीज़ों के बारे में पता होता है, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ सो बिकॉज बिजनेस फाइनेंसेस कैन अंडरस्टैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिजनेस का जो फाइनेंसेस है वो सारी जगह पर है, इसलिए हम IFRS का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लीगल रिक्वायरमेंट सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, हमें किसको, टॉप मैनेजमेंट को, ताकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग कर सके, बेंचमार्किंग कर सके और डिसीजन ले सके। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूटिलाइज़ करेगी वेरियस रिसोर्सेज को, ठीक है। ये स्टेक होल्डर जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे लोग इन रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। स्टैट ऑडिटर को हेल्प करता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम अगर समराइज़ करें तो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है जब वो मैनेजमेंट के डिस्कशन और एनालिसिस के साथ जुड़ जाती है तो वो हमारा CFR का पार्ट बन जाती है। ऑडिटर अपने ओपिनियन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन देता है जो कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर होता है। तो CFR के अंदर हमने क्या किया, बेसिक हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके साथ हमने क्या ऐड किया, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है CFR का, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी के बारे में और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में, जिसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, हेल्थ के बारे में पता चले। कंपैरिजन को फैसिलिटेट करना अदर कंपनीज़ के साथ, ताकि हमें अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाए, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाए, ताकि हम फोरकास्ट कर पाए, प्लान कर पाए, ठीक है। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, तीनों कैश फ्लो के बारे में हमें रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटेंडेड टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय रीडर्स हु हैव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो रीडर्स के थ्रू अंडरस्टैंडेबल होती है जिनके पास उसकी नॉलेज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेंट बाय एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स कौन होती है, कौन इन रिपोर्ट हु यूजेस दीज रिपोर्ट, कौन इन रिपोर्ट्स को यूज़ करता है और इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या होता है। हर साल कंपनी एक रिपोर्ट बनाती है जिसके अंदर कंपनी की ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है, कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू होता है कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी ने क्या क्या अचीव करा, कंपनी के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी सी चीज़ें आ जाएगी, बैलेंस शीट, कैश स्टेटमेंट, PNL सब कुछ आ जाएगा। तो कंपनी की हर चीज़ एक रिपोर्ट के अंदर अटैच होती है जिसके अंदर ऑडिटर का ओपिनियन जो होता है, जो कंपनी ऑडिट करवाती है तो ऑडिटर का जो रिव्यू होता है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो भी इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर अटैच हो जाती है। एनुअल रिपोर्ट जो होती है एज अ मार्केटिंग टूल आजकल यूज़ होता है, बिकॉज जितनी अच्छी एनुअल रिपोर्ट उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आपको लोन मिलेगा, उतने अच्छे तरीके से आप सब चीज़ों को और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स को, अदर लोगों को, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन यूज़र कौन है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेस्टर्स पैसा डालने के लिए, कस्टमर सामान खरीदने के लिए, कॉम्पिटिटर्स देखने के लिए, और गवर्नमेंट की एजेंसीज, एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, लेंडर्स, रेटिंग एजेंसीज और सप्लायर्स। तो ये सारे लोग जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके कंपनी के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं सबसे पहले, तो मैनेजमेंट का डिस्कशन और एनालिसिस होता है, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, मैंने आपको बताया कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, वो कि हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होती है जो कि हम एनुअल रिपोर्ट में अटैच कर देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनसेशन और कंप्लाइंस क्या है, कैसे उन्होंने लॉज रेगुलेशन से कंप्लाइंस किया, वो सारी चीज़ें होती है। डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होती है, डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया, डायरेक्टर कहते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स है, डायरेक्टर की रिपोर्ट जाएगी।
नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अलग इंफॉर्मेशन लगती है, जैसे कि प्रोडक्ट और सर्विस की समरी जाती है, एक्सएन जाता है, कोई भी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस चाहिए, मार्केट पोजीशन चाहिए, तो सारी चीज़ें इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमारी अटैच होती है। कौन कौन सी चीज़ें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ऑडिटर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट। ये सबके नाम याद कर लेना, अंदर का तो कुछ भी खुद भी लिख सकते हो। देखो यहाँ से ही देख लो, फाइनेंशियल समरी जाती है, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है तो वो, डिविडेंड कितना दिया है, बोर्ड मीटिंग कब हुई, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजर पॉलिसी, CSR के बारे में बताते हैं। उसके बाद फ्रॉड, जो भी ऑडिटर ने आपका रिपोर्ट करा है, इन डिक्लेरेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी डिक्लेरेशन देता है कि मैंने काम सही तरीके से करा है। सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में, KMP के बारे में। उसके बाद इसमें से अपनी मर्जी से कुछ भी 2-4 पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है। अपनी CSR एक्टिविटी के बारे में, इसोप के बारे में, स्वेट इक्विटी, जो भी नाम आपको ईजिली लग रहा है ना, जैसे आपके चैप्टर से रिलेट करे, वो सारे नाम इसके अंदर याद करो। DVR, शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन क्या हमारा एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटा है, एनुअल रिपोर्ट हमारी बड़ी है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर और क्या चीज़ें आ रही थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है हमारी बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स। एनुअल रिपोर्ट क्या है? एक ऐसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन आती है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं। एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, नॉन मेट्रिक दोनों चीज़ें आती हैं। जितने कितने एम्प्लॉयज़ है जो कि एंटिटी ने हायर करे हैं, कौन सी नई टेरिटरी को उसने टैप करा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है, और कंपनी एक्ट के थ्रू डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है, ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको मैंडेटरी होता है एक्ट के थ्रू एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनाना, दैट इज़ एक बोर्ड रिपोर्ट बनाना सेक्शन नंबर 134 के अकॉर्डेंस में, जो कि एक फुल फ्लेज रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसके अंदर कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कंपनी का क्या, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कैसा ऑडिट का स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें आप अपने शेयर होल्डर को एक्सप्लेन करते हो। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सारी, कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी का स्कोप क्या है, वो सारी चीज़ें आपके डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स कब कब होनी है, कितने लोग अटेंड करते हैं बोर्ड मीटिंग्स को, कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है, किस मैनर में कंडक्ट करी जाती है, ठीक है, और कैसे हम कंपनी को रन करेंगे, सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कहाँ आती है, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर आती है। बोर्ड रिपोर्ट आर मटेरियल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कंप्लीट रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंड अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब। डायरेक्टर रिपोर्ट के नाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देते हैं जो कि जनरेट करे जाते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी रेजोल्यूशन पास करे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर रिपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डालेंगे, देखो ऊपर का कंटेंट आपको याद भी नहीं हो रहा ना, सिर्फ मैं आपको दिखते रहती हूँ, ये सब याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक बार ना ये पॉइंट्स याद रखो, ठीक है, देख लो इनको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी। बोर्ड रिपोर्ट में क्या है कि कंपनी का अफेयर्स क्या है, कंपनी का काम करती है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी का ऑपरेशन क्या है, डिविडेंड और रिजर्व दिए कि नहीं दिए, कैसा है, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, क्या बिजनेस चेंज किया ड्यूरिंग द ईयर, कौन सी पॉलिसीज डेवलप और इंप्लीमेंट करिए CSR के रिस्पेक्ट में। CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनी को कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। किन किन कंपनी को करना है, उनकी एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर कंपनी ने वो पैसा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली तभी कंपनी पे CSR अप्लाई होता है, ठीक है। आप देखते हो कि आपके IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी के अंदर कंपनी के ठीक फंक्शनिंग के लिए, एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए कुछ कंपनी कंट्रोल्स लगाती है, तो IFC ठीक से है कि नहीं है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर कोई हुए आपके फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जाती है। उसके साथ मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ जाएगी, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर। तो सिर्फ इम्पल्सिव ये चीज़ें याद कर लो, देख लो एक बार, ठीक है। अब डायरेक्टर रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है डायरेक्टर रिपोर्ट की, तो कह रहे हैं जो डायरेक्टर्स है बिजनेस के, वो प्रिपेयर करता है डायरेक्टर रिपोर्ट अपने फाइनेंशियल ईयर के कंक्लूजन में। जब उनका फाइनेंशियल खत्म होता है तो वो एक डायरेक्टर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सेक्शन 134 सेक्शन 3 कंपनी एक्ट का उन्हें कहता है ये, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली कंपनी की एबिलिटी दिखाते हैं कि कंपनी कितना डेवलप कर सकती है, कंपनी कितना एक्सपैंड कर सकती है,
कंपनी की जो फाइनेंसेस है वो सही शेप में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, कंपनी ने जहाँ से पैसा उठाया जितना किया वो सही शेप में है या फिर नहीं है, कंपनी की कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स है। तो नीड अगर बात करें तो नीड की बात करें यही पॉइंटर्स उठा के कि ये कंपनी ये सारी चीज़ें दिखाती है, तो इन सब चीज़ों को शो करने के लिए कि कंपनी की नीड है डायरेक्टर रिपोर्ट बनाना। अब एप्लीकेबल किस पे है, सारी कंपनी पे एक्सेप्ट OTC। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, हमारा 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है और माइनर कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा सारी कंपनी को डायरेक्टर रिपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फटाफट से एक ब्रीफ ओवरव्यू दे लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। एनुअल रिपोर्ट क्या है, बेसिकली कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देती है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, पोजीशन का, स्टेटस का, फ्यूचर प्लान का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या करती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस और कैश फ्लो का रिपोर्ट देती है, कितना पैसा आया, क्या परफॉर्मेंस है, पोजीशन। ये फ्यूचर की बात करती है कि फ्यूचर प्लान्स क्या है। कंटेंट क्या होता है एनुअल रिपोर्ट के, तो सारे के सारे कंटेंट्स लिख दें यहाँ पे, ओवरव्यू, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है, इनफ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स, ये डाल दो। यूज़र क्या है, एनुअल रिपोर्ट के यूजर्स हमारे स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, एनालिसिस्ट, कस्टमर्स। यहाँ पे प्राइमरली क्या है, हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स। फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे हम ग्राफिक इमेजेस अच्छे तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुली डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल एक सेट फॉर्मेट है, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 इन अ ईयर बनता है, ये भी 1 इन अ ईयर बनता है 12 महीने के गैप के बाद। ईच फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का दिखाता है। पर्पस क्या है, हाई लेवल ओवरव्यू देता है कंपनी की एक्टिविटीज़ का, कि कंपनी ने क्या क्या अचीव किया पूरे साल में, कंपनी की कौन सी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो भी दिखाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे कंपनी की सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट होती है, पर यहाँ पे कंपनी की नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी एग्जिबिट होती है। फिर बात करते हैं XBRL रिपोर्टिंग क्या होती है। देखो XBRL रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अब मैं बुक्स के अंदर लिखती हूँ डेटर्स को डेब, मैं कंपनी बुक्स के अंदर लिखती हूँ डेटर्स को डेब, और कंपनी लिखती है डेटर्स, कोई और लिखती है ट्रेड पेबल्स, कोई और कुछ लिखती है, कोई और कुछ लिखती है, सब अपने अपने नाम से लिखते हैं। ठीक है, मैं इस पर लिखती हूँ कर्जदार। मैं अपनी बुक्स में ना किसी भी नाम से कोई भी अकाउंट दिखा रही हूँ तो वो सिमिलैरिटी नहीं आ रही, कभी भी मुझे उस चीज़ को कंपेयर करना है और लोगों के हिसाब से, तो कभी भी सिमिलर नहीं होगी वो चीज़। तो चीज़ों को सिमिलर करने के लिए, एम्बिग्यूटी हटाने के लिए, कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए क्या बनाया गया, टैगिंग सिस्टम बनाया गया। हर नाम के सामने ना एक टैग लगा दिया कि डेटर्स का कोड होता है दिस 011 फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स का कोड होता है दिस, एसेट का कोड होता है दिस। तो हर चीज़ के आगे टैग लगा दिया। तो जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम XBRL रिपोर्टिंग में करते हैं, दैट इज़ हर आपके कैप्शन का, हर आपके हेड का क्या होता है, एक टैग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी अकाउंट्स बन के आते हैं, जो हमारे बुक्स बनकर आती है, वो यूनिफॉर्म होते हैं। दुनिया जहान में कोई भी बंदा उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, रीड कर सकता है, बिकॉज सिमिलर है। मैं भी यहाँ पे डेटर्स लिख रही हूँ, US में जो बंदा लिख बैठा है वो भी अपने डेटर्स ही लिख रहा है, जो अफ्रीका में बैठा है वो भी डेटर्स लिख रहा है, जो न्यूजीलैंड में बैठा है वो भी डेटर्स लिख रहा है, सब कुछ डेटर्स ही लिख रहे हैं। वो कैसे हुआ, टैगिंग के सिस्टम से, XBRL रिपोर्टिंग के सिस्टम से। सो XBRL स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट क्या है, एक तरह का स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो कि हम अपने फाइनेंशियल और बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। XBRL डिज़ाइन करा गया ईजी करने के लिए कंपनीज़ को, कि अपना जितना भी फाइनेंशियल डेटा है वो आसानी से शेयर कर सकती है अपने अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ साथ। ज़रूरी है क्या, रिलायंस का जो इन्वेस्टर है वो इंडिया का ही हो, बाहर का भी सकता है, किसी और देश का भी सकता है। जब तक कि रिलायंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो रिलायंस की बुक्स है, वो सेम नहीं बनती, कंपेरेबल नहीं बनती, सब लोग उसको सेम लेवल पर ना समझ पाए, तब तक कि वो फ़ायदा नहीं है। और वो सेम कैसे होगी, हमारी XBRL रिपोर्टिंग की वजह से, जिसमें अंदर टैगिंग करते हैं। लैंग्वेज इज यूज टू टैग डेटा एलिमेंट्स इन अ फाइनेंशियल रिपोर्ट सच एज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। टैग कर देते हैं हम डेटा को, जो भी हमने इनपुट डाला उसके हिसाब से जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैग होगा वो टैग के अकॉर्डिंग में उसको टैगिंग कर देते हैं। XBRL is widely used in financial reporting and is supported by many regulators and stock exchanges. Stock exchanges भी इसको सपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, कॉस्ट कम होता है और कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है। फीचर्स क्या है, ईजी एक्सेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं, ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया जहाँ की कोई भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे, टैगिंग करके। देखो अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। एप्पल को मैंने नंबर दिया 01, दुनिया जहान में कोई भी बंदा 01 लिखेगा तो उसका मतलब एप्पल ही होगा। तो वो क्या हुआ, ये सिस्टम हुआ टैगिंग का, कि उन्होंने एक टैग बना दिया, उन्होंने एक नंबर डिफाइन कर दिया, कोई भी एक टैग बना दिया। उन्होंने कहा इस टैग के सामने ये, अगर आपने टैग अटैच करता है इसके सामने एप्पल ही होगा। तो दुनिया जहाँ में कोई भी 01 लिख के भेजेगा तो कभी भी उसको मैंगो नहीं समझेंगे, कभी भी
उसको मैंगो नहीं समझेंगे, हमेशा उसको एप्पल समझेंगे। तो ये वो हमारी XBRL रिपोर्टिंग थी। कोई भी बंदा चाहे इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, USA में हो, वो सब लोग सिमिलर पेज पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। स्मूथ इंटरलिंकिंग हो उनकी। प्रोविजंस फॉर ऑडिट ट्रेल हो। ऑडिट ट्रेल का मतलब आसानी से उनका ऑडिट हो पाए, प्रीवियस जो भी हमने करा उसको ईजिली हम चेक कर पाएँ। अटैच वर्क पेपर इन सपोर्ट ऑफ एनी फील्ड। वर्किंग पेपर्स अटैच करें जो भी हमने काम करा है। फुट नोट्स प्रिपेयर होते हैं, रोल्स डिफाइन होते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा वर्क फ्लो। ठीक है। फॉर्मेट क्या है? फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल इन XBRL फॉर्मेट विद द MCA। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, ऐसी मिनिस्ट्री की कंपनीज को रेगुलेट करती है, गवर्न करती है, उसके पोर्टल पे हम XBRL फॉर्मेट के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे? बैलेंस शीट, PNL, CFS, नोट्स टू अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। फर्दर द इफेक्टिवनेस ऑफ XBRL, 3 एस्पेक्ट्स हम उसके इफेक्टिवनेस को जज करते हैं, रेगुलेटरी लेवल पे, कंपनी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। रेगुलेटरी लेवल पे हम क्या करते हैं? XBRL जो है हमारा सपोर्ट करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू, जैसे कि हमारी US हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब ने हमारी XBRL को मैंडेटरी कर दिया। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे कि नीदरलैंड्स वगैरह हो गया, उन्होंने वॉलंटरी XBRL पॉलिसी ले आई, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जितनी भी बिजनेस की रिपोर्टिंग होती है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है। जो भी रिपोर्ट करे, चाहे वो बंदा US में हो, चाहे बंदा सिंगापुर में हो, चाहे बंदा नीदरलैंड्स में हो, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन कहीं भी हो, उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सेम होगी, स्टैंडर्डाइज बिजनेस रिपोर्टिंग होगी, बिकॉज वो टैगिंग का यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? XBRL GL हेल्प्स कंपनीज ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए इन अकाउंटिंग लेजर्स और फैसिलिटेट करने के लिए डेटा कंसोलिडेशन को, डेटा को एक साथ लेकर आने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी के लिए यूज़फुल हो गया। कंपनी ईजिली उस चीज़ को ट्रेस कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है कंपनी की। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर सकती है मल्टीपल सिस्टम्स पे, अलग अलग सिस्टम्स पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर पाएगी। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा? जो भी हमारी XBRL है वो हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स को क्या करने के लिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, समझने के लिए, ताकि वो बेसिकली अच्छे तरीके से उसको विजुलाइज कर पाए और इन्फॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि हमें सबमिट करने हैं AOC4 XBRL के साथ? AOC4 XBRL क्या है? एक तरीके का हमारा फॉर्म है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि इंडियन कंपनीज यूज़ करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL फॉर्म को फाइल करने के लिए। देखो हमने क्या पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास XBRL रिपोर्टिंग होती है, जिसके अंदर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर रिपोर्ट्स डालते हैं। वो रिपोर्टिंग किस फॉर्म में होगी? AOC4 फॉर्म में होगी, AOC4 XBRL फॉर्म के अंदर होगी। सिंपल सी बात। इस डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड का रेजोल्यूशन, ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट, XBRL इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। XBRL इंस्टेंस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली इसके अंदर हम अपनी टैक्सोनॉमी डालेंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। टैगिंग का सिस्टम, टैगिंग डालेंगे कि इस अगर हमने डाटा डाला, डाटा का कोड ये है, ठीक है, और जो वैलिडेटेड भी होना चाहिए। डिजिटल साइन लगा देंगे, अपनी DSC लगा देंगे और चालान क्रिएट करके फीस की पेमेंट कर देंगे वो फॉर्म भरने के साथ साथ। ठीक है, ये हमारा XBRL का कंसेप्ट था। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद रख लेना, अंदर की एक्सप्लेनेशन छोड़ दो। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो हमने कितने सारे नोट्स बनाए। जब भी हमने शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनाई, PNL बनाया, तो हमने क्या करा? काफ़ी सारे नोट्स बनाए, तो वो हमारे नोट्स टू अकाउंट्स है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के लिए मैंडेटरी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सेट ऑफ रिपोर्ट्स होती है जो कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में, जो कि स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट, PNL, CFS वगैरह आते हैं। पर नोट्स टू अकाउंट्स की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए? एक हेडिंग होनी चाहिए। जैसे कि हम हेडिंग क्या लिखते थे? हेडिंग हम लिखते थे शेयर कैपिटल, हेडिंग होनी चाहिए उनकी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग पॉलिसी, हेडिंग होनी चाहिए। डिस्क्लोजर होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर। अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने यूज़ करी है उसका डिस्क्लोजर दो। जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने यूज़ नहीं करी है, कोई भी उसके अंदर चेंजेस वगैरह है, तो उसका भी हमें डिस्क्लोजर देना है। पहले हम FIFO लगा रहे थे, अब हम LIFO लगा रहे हैं, या वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे हैं हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो क्यों लगा रहे हैं उसका हमें डिस्क्लोजर देना है। कहाँ पर? नोट्स में देंगे। डिस्क्लोजर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, हमने जो भी एस्टीमेट लिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लिए, जो भी एजम्पशन ली, अनसर्टेनिटीज़ जो भी हुई, उसके हिसाब से हमें वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करनी है। जो भी कंटीजेंसीज़ है वो डिस्क्लोज करनी है, जिसका कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे या पोजीशन पे इम्पैक्ट हो सकता है। मान लो कोई भी पेंडिंग लॉ सूट चल रहा है, कंपनी पे 1 करोड़ का क्लेम चल रहा है, हो भी सकता है कंपनी को देना पड़े, ना भी हो सकता है, तो कंपनी उसका एज अ कंटीजेंसी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएगी। बिकॉज अभी तक इट इज़ नॉट सर्टन कि कंपनी को 1 करोड़ रुपये देने ही पड़ेंगे। हो सकता है देने पड़े, हो सकता है ना देने पड़े, तो कंपनी को ना देने पड़े इस वजह से वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएगी। अगर कंपनी में कोई भी पेंडिंग लॉ चल रहा है, लॉ सूट चल रहे हैं, क्लेम चल रहा है, कंपनी के साथ कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज करेगी। जो भी और इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगी। एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग करके दिखाएगी और कंप्लाई करेगी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ये हमारी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर होना चाहिए।
कॉमन नोट्स अकाउंट्स किससे बनते हैं? फिक्स एसेट्स का, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, नेट बुक वैल्यू कितनी होगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का, जिसके अंदर हम कब इन्वेस्टमेंट का नेचर बताते हैं, क्लासीफाई करते हैं किस मेथड से वैल्यूएशन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से। ट्रेड रिसीवेबल्स का, इन्वेंट्री का कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का मेथड कैसा है, कितनी इन्वेंट्री है, कब ऑब्सोल्यूट होगी, क्या प्रोविजन है उसका। ट्रेड रिसीवेबल में उसका एजिंग एनालिसिस दिखाते हैं कि ये डेटर जो है 30 दिन पुराना है, ये 60 दिन पुराना है, 90 दिन पुराना है, 3 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना। तो एजिंग एनालिसिस करते हैं कि कितना डेटर कितना पुराना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाते हैं कि किस नेचर का कैश है, क्या क्लासिफिकेशन है। ये बेसिकली ट्रेड पेबल्स का अगेन एजिंग एनालिसिस। डेटर्स और ट्रेड पेबल्स दोनों का एजिंग एनालिसिस होता है कि इस क्रेडिटर को 3 महीने पुराना क्रेडिटर है, ये 6 महीने पुराना क्रेडिटर है, ये 10 दिन पुराना क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का भी ट्रेड एनालिसिस एजिंग एनालिसिस होता है। प्रोविजंस का कि कितने अमाउंट का प्रोविजन है, किस नेचर का है, कब बना था। एम्प्लॉय बेनिफिट का कि कितनी पेंशन देंगे, कितनी ग्रेचुटी वगैरह, ये सब का हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का क्या बताते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर हम कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, किसके साथ किया हमने रिलेटेड पार्टी, उन सब का डिस्क्लोजर देके चलते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट की सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 टाइप होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट्स डिटेल देती है, कमेंट्स देती है इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, अभी हमने शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट में उसके नोट्स बने थे हमारे। इनकम स्टेटमेंट P&L के भी नोट्स बने थे हमारे, CFS के भी वर्किंग नोट्स बन जाते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और कमेंट्स देती है कौन? हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, मोर डिटेल देते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, कुछ फुट नोट्स जो कि है फाउंड कर जाते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी के कुछ फुट नोट्स होते हैं जिसकी अकाउंटिंग पॉलिसी बताते हैं कौन सी यूज़ करी है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट जो होगा वो कैसे होगा, कितने एसेट्स, मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स का, मेथड कौन सा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इंटैंजिबल एसेट्स जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें क्लैरिफिकेशन करते हैं कि इंटैंजिबल एसेट की वैल्यूएशन कैसे हो रही है, किस पीरियड के थ्रू अमाउंटाइज हो रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रखी है। एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्क्लोज करते हैं। स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, टैक्सेस कितने दे रहे हैं हम। ठीक है, बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शंस एंड इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो भी टैक्सेस का वेरिएशन आ रहा है, मैं कहती हूँ 10,000 देने हैं, गवर्नमेंट कहती है 20,000 देने हैं, तो जो वेरिएशन आ रहा है उसके बीच में डिस्क्लोजर देते हैं। सिग्निफिकेंट जो भी ट्रेंड या रिस्क चल रहा है तो उसका डिस्क्लोजर देते हैं। कहाँ पे सारे के सारे हम नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देते हैं, कहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं। फिर आती है बात हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग की एज़ पर AS 17। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है? बेसिकली एक कंपनी जो है अपने अलग अलग सेगमेंट्स बनाती है। अगर कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो चेंज हो रही है, कंपनी दूसरा प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये तो लोकेशन वाइज हो गए। ऑपरेशन वाइज भी हो सकते हैं, रिपोर्टिंग वाइज भी हो सकते हैं कि किस किस सेगमेंट को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली पढ़ते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17 क्या कहते हैं? इज़ अ स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI ने ये स्टैंडर्ड बनाया हमारा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताना, यूजर्स को बताना, वो इन्फॉर्मेशन देना जिसकी वजह से हम अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, की रिक्वायरमेंट्स क्या हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग की AS 17 के हिसाब से? हम बिजनेस सेगमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो। कैसे सेगमेंट को? कि कौन से क्लासेस ऑफ कस्टमर है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो बिजनेस सेगमेंट देखा। फिर उसके बाद देखना सेगमेंट के अंदर डिस्क्लोज क्या करना है, हमें रेवेन्यू बताना है, एक्सपेंस बताना है, एसेट बताना है, लाइबिलिटीज बतानी है। फिर हमने सेगमेंट की प्रिपरेशन करी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की प्रिपरेशन ऑफ सेगमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर मेजर करी उसको, फिर डिस्क्लोज करें क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ है, और फिर डिस्क्लोज करा हमने जोग्राफिकल सेगमेंट। कोई मान लें एक बिजनेस का एक ब्रांच है, एक सेगमेंट है जो मैंने ईस्ट में बनाया, एक वेस्ट में बनाया, एक नॉर्थ में बनाया, एक साउथ में बनाया, तो जोग्राफिकल जो भी सेगमेंट्स बनाए उन सब का भी डिस्क्लोजर देके चलना है मुझे। कैटेगरीज क्या है ऑफ एंटरप्राइज टू विच AS 17 अप्लाइज? कौन कौन सी कंपनीज को AS 17 अप्लाई होता है? वट आर द कैटेगरीज ऑफ एन एंटरप्राइज टू विच AS 17 अप्लाइज? तो AS 17 जो है विद सेगमेंट रिपोर्टिंग दैट इज एस्टैब्लिश टू हेल्प द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के बेटर रिस्क और परफॉर्मेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। बिकॉज एज अ कंपनी में होल देखूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी एक कौन सी जगह है जो कि मुझे अच्छा काम करके दे रही है, कौन सी जगह जो मुझे बुरा काम करके दे रही है। अगर ये सेगमेंट जो है, ये वाला सेगमेंट जो है मुझे कंटिन्यूसली लॉसेस दे रहा है तो मैं इसको बंद कर दूँगी। ये वाला प्रॉफिट दे रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँगी, इसको ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करूँगी। तो वो काम होता है मेरा सेगमेंट रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी देखते हैं हमारे AS 17 के हिसाब से सेगमेंट रिपोर्टिंग की किस किस एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल होता है। एंटरप्राइज जिनकी इक्विटी या डेब्ट जो है वो लिस्टेड है, मतलब लिस्टेड एंटरप्राइज के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ऐसे एंटरप्राइजेज को इंश्योरेंस बिजनेस है जिनका इंश्योरेंस का बिजनेस है, बैंक्स के ऊपर, ऐसी एंटरप्राइज जिनकी टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा की थी पिछले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, ऐसी एंटरप्राइज जिनकी जो बोरिंग है, पब्लिक डिपॉजिट जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा के हैं इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, या फिर होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन है, तो ये सारी ऐसी एंटरप्राइजेज है जिसके ऊपर सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है AS 17 जो है वो अप्लाई होगा। ऐसी एंटरप्राइज जिसके ऊपर आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17 जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद
एज अ स्टिपुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के स्टिपुलेशन के अकॉर्डेंस में एन एंटिटी मस्ट कंप्लाइड विद द बिलो मेंशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है तो हमें इन सब चीज़ों का डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा। सबसे पहले व्हेन द एंटरप्राइज हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग ऑफ ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट, जब भी एंटरप्राइज को सेगमेंट्स को डिस्क्लोज करना है वो कैसे कैसे डिस्क्लोज करेगी। सेगमेंट रेवेन्यू क्लासिफाइड इनटू सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर, ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स, कौन कौन से सेल्स हमने करी है अपने एक्स कस्टमर्स को और ट्रांजैक्शन करी अदर सेगमेंट को, सेगमेंट का रिजल्ट बता दोगे। उसके बाद टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, कितने सेगमेंट के एसेट्स हैं, कितने सेगमेंट में लाइबिलिटीज़ हैं, कितने उसके खर्चे हैं, ठीक है, कितने उसके एसेट्स है टैंजिबल और इनटैंजिबल, कितने उसके नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो जितने भी हमारे कैप्शन पढ़ते हैं एसेट, लाइबिलिटीज़, खर्चे, एक्सपेंसेस, हमारे उसके जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो सारे के सारों का एक एक पॉइंट आपने बना दिया। फिर जो सेगमेंट्स हमने 3 बाइफर्केशन में डिवाइड करा, ऑपरेटिंग सेगमेंट, रिपोर्टेबल और जोग्राफिकल। ऑपरेटिंग कैसे, जो रेगुलर आपके ऑपरेशंस कर रहा है, रिवेन्यू और जनरेट करा और एक्सपेंसेस इंकर करा तो उसका सेगमेंट। रिपोर्टेबल कैसे, AS 17 हमारा कहता है कि हमें एक सेगमेंट को डिस्क्लोज करना है जब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जब वो मोर देन 10% कंपनीज रेवेन्यू और एसेट्स है। कंपनी का रेवेन्यू है मेरा 10 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ का 10% कितना होता है 1 करोड़ रुपीज़। और एक सेगमेंट मुझे 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस दे रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब मैं उसको दिखाऊंगी अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अदरवाइज मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। दैट इज़ रिपोर्टेबल सेगमेंट, कि इस सेगमेंट को रिपोर्ट करना है जो कि 10% ज़्यादा की मुझे दे रहा है कंट्रीब्यूशन। जोग्राफिकल सेगमेंट, ऐसे कॉम्पोनेंट्स कंपनी के जो कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर है, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन में, तो उनके सेगमेंट्स मुझे डिस्क्लोज करके दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का कहता है हमारा, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज अ डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG। ESG क्या होता है, ESG है हमारा इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। बेसिकली हम ESG का डिस्क्लोजर करके चलते हैं कि कैसा हमारा इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, सोशल पे और हमारे गवर्नेंस पे, एज वेल एज हम कंपनी के प्रोग्रेस देखते हैं टुवर्ड्स देम, कंपनी ने कैसा काम कर रही है उनके टुवर्ड्स। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर हम कंपनी का रिपुटेशन देखते हैं, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनका इनोवेशन आती है कंपनी के अंदर, कंपनी अच्छे तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट कर पाती है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जो कि नॉट ओनली ऑफ कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग बट ऑल्सो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका नाम सिर्फ कलेक्ट नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि हमने ऐसा काम करा है ESG के अंदर, ठीक है। हम अपना विजन, कंपनी के अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे कौन कौन से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के, रिस्क मैनेजमेंट, कौन कौन सी आपकी वीकनेसेस है, ग्रोथ सिग्नलाइजेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एक्सपेंशन प्लान डिसीजन, रोल ऑप्टिमाइजेशन, CSR, ये सारी क्या है, इनके थ्रू हम अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो होती है हमारी, अगेन वो क्या कह रहे हैं, हमारी रैपिडली ग्रो हो रही है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो होती है इसको अब हम क्या कहते हैं, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसका न्यू फॉर्मेट का हमारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। मेजरली हमें क्या ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, हमारी BRSR, जिसके अंदर हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करते हैं, देखते हैं कि कंपनी कितने तरीके से ESG में काम कर रही है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस में कैसे काम कर रही है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ये वाले पॉइंट्स लिख देना कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के, ठीक है। उसके बाद BRSR की गाइडलाइंस क्या है। सेक्शन 1 कहता है आपको जर्नल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, जर्नल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल्स क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है आपके पास, ठीक है। एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट क्या, कितने एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहे हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है आपका। सेक्शन B आपको बात करेगा मैनेजमेंट एंड प्रोसेस के डिस्क्लोजर के बारे में, कि बेसिकली आप कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपकी क्या बिजनेस को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स है, क्या स्टैंडर्ड्स है, कौन कौन सी आपकी पॉलिसीज़ हैं। सेक्शन C आपका बताएगा प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, ठीक है। हर प्रिंसिपल जो आपने ऊपर बताया है SDG गोल के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ आपके कौन कौन से प्रोसीजर है, ठीक है। प्रिंसिपल 1 क्या कहेगा, कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के साथ करो, ट्रांसपेरेंट करो, अकाउंटेबल करो, ये कहते हैं सस्टेनेबल एंड सेफ करो, इसमें वैल्यू चेन करो, रिस्पॉन्सिबल करो, ह्यूमन राइट को प्रमोट करो, प्रोटेक्ट करो हमारे इन्वायरमेंट को, रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंट करो पब्लिक के लिए, ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट करो, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यू दो अपने कस्टमर को, ये सारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स में हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर मैं सिंपल से आपको बात बताऊँ, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके की हमारी रिपोर्टिंग है जिसके थ्रू हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं कि एम्प्लॉय कितना छोड़ रहा है, कितनी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कराई है, एक बार इसके प्रिंसिपल्स को सिर्फ ये रीड कर लेना, इसके अकॉर्डिंग्स में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। फिर आता हमारा एक पॉइंट ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या कहते हैं, हमारी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। 3 डायमेंशंस के बारे में बात करें, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल।
जिसको 3 पीस के बारे में बात करेगा, प्रॉफिट, पब्लिक एंड प्लानट। 3 पीस के बारे में बात करेगा, पब्लिक, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानट। बॉटम लाइन होती है बेसिकली, कहता है ट्रिपल बॉटम लाइन इज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, ऐसा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फर्म जो होती है वो मेजर करती है अपने सोशल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। कौन कौन से इम्पैक्ट को? सोशल, इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कंपनी जो होती है वो मेजर करके चलती है। ठीक है, बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग से डिफर करता है। ये मोर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती है जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं कि क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का अपनी सस्टेनेबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन जो होती है वो फोकस करती है हमारी, इसको ब्रोक करते हैं 3 पीस के अंदर, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लानट के अंदर। ठीक है, TPL ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग जो होती है बेसिकली वो आइडेंटिफाई करती है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट हो रही है हमारे फाइनेंशियल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ। ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इकोनॉमिक के अंदर हम देखते हैं, इकोनॉमिक के अभी फाइनेंशियल के अंदर हम देखते हैं कंपनी का सेल, सप्लायर कौन है, कितनी जॉब क्रिएट करी, कितना टैक्स पे किया, कितना कैश आया। इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल में देखते हैं कितना पॉल्यूशन बनाया, कितना रिसाइकलिंग करा, कितना वाटर या एनर्जी यूज़ करी, कितने प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट आया, कितने कार्बन फुटप्रिंट्स है, कितने कार्बन हमने एमिट करे। सोशल में हम देखते हैं कि एम्प्लॉई के साथ क्या रिलेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स क्या है, कम्युनिटी इम्पैक्ट क्या है, प्रोड्यूसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो TPL जो है एक तरीके की रिपोर्टिंग अप्रोच है जिसके अंदर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, नॉट ओनली द फाइनेंशियल बॉटम लाइन बट ऑल्सो द सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इम्पैक्ट। बेसिकली हम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, हमारी सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी बता के चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी के इम्पैक्ट्स की, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज इम्पैक्ट, कंपनी का इम्पैक्ट किस किस के ऊपर है, सोशल पे क्या इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल चीज़ों पैरामीटर्स पे और इकोनॉमिक चीज़ों पे। इन तीनों को ये बस ये याद कर लेना, इसको रीड कर लेना और इस चीज़ को बेस बना के आप अपना आंसर लिख सकते हो TPL का। ठीक है, इम्प्रूव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। जो TPL होती है स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं बिकॉज एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करते हैं उसको कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट है अलग चीज़ों के ऊपर। कम्युनिकेशन जो होता है उसको जो आपका रेपुटेशन है उसको एनहांस करती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेकर आती है इंप्रूवमेंट के लिए और इम्प्रूव करती है आपके रिस्क मैनेजमेंट को। फिर CSR एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी, कौन सी कंपनीज़, मैं आपको बताती हूँ कौन सी कंपनीज़, वो कंपनीज़ जिनकी नेट वर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा की है, वो कंपनी जिनकी एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज़्यादा की है या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का है। ऐसी कंपनीज़ या तो नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा की है, एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज़्यादा का है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का है, उन कंपनीज़ को CSR एक्टिविटीज़ करनी होती है। मतलब अपनी कंपनी का जो कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना 2% ऑफ प्रॉफिट जो होता है उनको CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना पड़ता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सेक्शन नंबर 135 हमारे कंपनीज एक्ट का गवर्न करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंसेप्ट है जिसके अंदर कंपनी जो होती है वो इंटीग्रेट करती है हमारे सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को। सब लोग मिल के पैसा खर्च करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। कंपनीज एक्ट के अंदर CSR को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं एज टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल एंड कम्युनिटी एज अ होल। कंपनीज़ को मैंडेटरी लायबल होती है कंपनी CSR को करने के लिए। कौन सी कंपनीज है? 3 कंपनीज, अगर वो इन थ्रेशोल्ड के अंदर फंस जाती हैं तो CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर CSR कमेटी में कौन कौन होगा? 3 और मोर डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से एक जो होगा आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद 2 डायरेक्टर्स जो होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होंगे और उसमें से एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स जो होंगे आपके फॉरेन कंपनी के होंगे। अगर इन अ फॉरेन कंपनी वन ऑफ दोज मस्ट बी ऑथराइज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो आपके 2 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से एक आपका इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है तो आपके 3 या से ज़्यादा के डायरेक्टर्स होंगे, प्राइवेट कंपनी आपके 2 डायरेक्टर्स होंगे। CSR कमेटी के अंदर, CSR कमेटी का एक तरीके की हमने स्पेसिफिक कमेटी बनाई है, जो कि हमारी रेगुलेट करेगी सारी एक्टिविटीज़ को, CSR रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। अब फंक्शन क्या होता है इस कमेटी के? बेसिकली CSR पॉलिसी बनाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है कि आपको इतना पैसा इस चीज़ के अंदर खर्च करना है, रिकमेंड करती है बजट की कितना पैसा को खर्च करना है, मॉनिटर करती है कि वो खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट करती है CSR एक्टिविटीज़ को। ठीक है, उसके बाद दीज डिस्क्लोजर नॉट ओनली हेल्प कंपनीज टू बी कॉम्पिटिटिव बट ऑल्सो असिस्टिंग। कंपनी को क्या क्या CSR करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होते हैं? उनकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होती है, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है, बिजनेस के स्टेक होल्डर की वैल्यू बढ़ती है, नए नए कस्टमर आते हैं, कंपनी के ब्रांड एनहांसमेंट होती है, कंपटीटिव मार्केट का एडवांटेज मिलता है कंपनी को। ठीक है, अब CSR जो है कितना स्पेंड करना है? 2% ऑफ अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट हुआ, मान लो 10 लाख, 10 करोड़, 10 लाख, 30 लाख का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उसका 2%, एग्जाम्पल के लिए बोला 30 लाख का प्रॉफिट हुआ और उसका 2%, दैट इज़ कितना होगा? 60,000 रुपीज़ कंपनी को CSR में खर्च करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्लोजर जो होगा CSR
पॉलिसी का वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी जाएगा। अब CSR पॉलिसी की चेकलिस्ट क्या कहती है, कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट का, बेसिकली क्लियर आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देना, ठीक है, उसमें रिसोर्सेज कहाँ से जो पैसा आप डालोगे 2% का वहाँ से उसको पैसा आएगा। हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन TPL रिपोर्टिंग एंड CSR रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तीनों रिपोर्टिंग के बीच में क्या होता है, आपसे एक डिफरेंस पूछ रहा है, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। TPL क्या है, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क है जो मेजर करता है कंपनी के बिजनेस के 3 की एरियाज़ को ये फ्रेमवर्क मेजर करता है। कौन से 3 एरियाज़, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानिंग। ये रिपोर्टिंग करता है तीनों एक्सपेक्ट्स पे रिपोर्टिंग करता है। वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की हेल्प करता है ये। और इसको बस क्या करना है, एक काम करो, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन को कर लो रीड और इसको लर्न कर लेना। इससे आपके जो पीछे हमने 3 क्वेश्चंस करे ना वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। CSR में क्या हुआ, कैसे कंपनी ऑपरेट करते हैं हमारे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिलेशंस को, तो CSR हमारा वहाँ पे बनता है, ठीक है। कंपनी को मैंडेटरी इतना पैसा खर्च करना पड़ता है CSR के अंदर। कितना, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ CSR कमेटी इज़ दैट इम्प्लीमेंट करेगी, वो मॉनिटर करेगी CSR पॉलिसीज़ को और देखेगी कि CSR की सारी चीज़ें कंप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। कंपनी ने 2% खर्च नहीं किया तो फिर क्या होगा, कंपनी को उस चीज़ के रीज़न देने पड़ेंगे कंपनी ने क्यों 2% खर्च नहीं किया। उसके बाद कॉम्पोजिशन होगा CSR कमेटी का, आपको उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। CSR एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2% का लास्ट प्रीवियस ईयर के 3 प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स का, ठीक है। एवरेज नेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। हमने ओवरऑल अपना एग्जॉस्टिव कवरेज कर ली, कंप्रिहेंसिव कवरेज कर ली पूरी की पूरी थ्योरी की। अगर थ्योरी को बहुत हद मार के भी कुछ क्वेश्चन आ गए तो आप सारे के सारे यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। हमने कंप्रिहेंसिव कवरेज कर लिया। पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, ये अगर देख लिया, पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख लेना। 1 घंटे में आपकी सारी कवरेज हो जाएगी पार्ट 1 के थ्रू भी। और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस लाने के लिए, बहुत एफर्ट लगता है। मैं आपको पूरा डेडिकेटेड वे में आपकी सारी चीज़ें हेल्प कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और आगे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन रिलेटेड कंटेंट मिलेगा आपके और सब्जेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने और सब्जेक्ट्स में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे आने के लिए सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड फ्री रिसोर्सेज, ठीक है।